नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आलोक सर स्वागत करता हूं आपका सजन क्लासेस में। आज का हमारा नया अध्याय है डेटा हैंडलिंग, यानी आंकड़ों का प्रबंधन। बिल्कुल शुरुआत से करें तो पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आंकड़ों से मतलब क्या है, डेटा से मतलब अपना क्या है। तो बेस्ट तरीका अपना ये हो सकता है कि जो अपना डे टू डे लाइफ है, जो अपना दैनिक जीवन है, उसमें जो हम चीजें देखते हैं, पढ़ते हैं, वहां से उदाहरण लेते रहें इसके। तो जैसे मैंने कहा, इन आवर डेली लाइफ वी केम अक्रॉस मैनी इंफॉर्मेशन, लाइक हम अपने दैनिक जीवन में कई प्रकार की सूचनाओं को देखते हैं, पढ़ते हैं, है ना। जैसे अगर आपका क्रिकेट में रुझान है तो अपन देखते हैं, कई बार आता है कि भाई इस अमुक बल्लेबाज ने पिछले 10 पारियों में या 20 पारियों में कितने रन बनाए, इसके बारे में एक टेबल आ जाती है ना। या कोई तेज गेंदबाज है, उसने पिछले 10 अपने वनडे मैचों के अंदर कितने विकेट लिए, है ना। उसने इतने ओवर में कितने औसत से रन दिए। ऐसी कई इंफॉर्मेशन अपन देखते हैं खेल संबंधी, है ना। या किसी व्यक्ति ने पिछले 10 मैचों, फुटबॉल मैचों में कितने गोल किए, इसके बारे में डेटा आपके पास आ गया। तो चाहे स्पोर्ट्स न्यूज हो, या जैसे मैंने कहा एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ ए कंट्री इन लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 सालों के अंदर किसी देश ने विभिन्न क्षेत्रों में कितना एक्सपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ रुपीज हो, है ना, जो भी उसकी मुद्रा, जैसे अपन इंडिया की बात करें रुपीज आ जाएगा, है ना। यूएस की बात करें तो डॉलर आ जाएगा। इस तरह से जो भी उसकी मुद्रा है, करेंसी है, उस हिसाब से, या टनेज के हिसाब से, कितना किलो, कितना टन जो उसने एक्सपोर्ट किया, वो सब डेटा अपने पास मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि मार्क्स स्कोर, मान लेते कि आप हैं ही, है ना, 8th क्लास में हैं और आपका कोई गणित का टेस्ट हुआ, गणित का एग्जाम हुआ, उसमें आपकी क्लास की विद्यार्थियों ने कितने प्राप्तांक लिए, उसका अपन देखते हैं कई बार आपके स्कूल के बोर्ड पर उनके प्राप्तांक लिख के एक लिस्ट लगा दी जाती है। आप वहां देखते हैं कि भी कितने मैंने अंक पाए, आपके साथियों ने कितने अंक पाए, है ना। इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स, बजट में दिखाते हैं ना कई बार कि गवर्नमेंट ने इस सेक्टर में प्राथमिक उसमें इतना निवेश किया है, द्वितीय सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में इतना निवेश किया है, टर्सरी सेक्टर में इतना निवेश किया है ना। तो ये जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे जो एग्जांपल अपन ले रहे हैं, या एक एग्जांपल और लेते हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स इन हॉस्पिटल सफरिंग स्पेसिफिक डिसीज, यानी एक अस्पताल में विशिष्ट बीमारी से ग्रसित कितने मरीज आए पिछले 1 महीने में, पिछले हफ्ता में, है ना। जैसे मान लेते हैं कैंसर की बात करें तो उससे संबंधित कितने मरीज पिछले 1 हफ्ता में उस अस्पताल में पहुंचे इलाज के लिए। तो ये सब चीजें जो इंफॉर्मेशन है, वो आपने अपनी लाइफ में कई बार देखी होंगी, है ना। खूब अपन पढ़ते भी हैं अखबारों में, है ना, देखते भी हैं बुक्स वगैरह में। तो द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन ऑल सच केसेस इज कॉल्ड डेटा। तो हुआ ये कि जो इन सभी स्थितियों में एकत्र की गई सूचनाएं ही क्या कहलाती हैं, हमारे आंकड़े कहलाती हैं। इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट इन डिफरेंट सेक्टर, इस सेक्टर में इतना इन्वेस्ट किया है, इस सेक्टर में इतना इन्वेस्ट किया है, ये सब क्या है, डेटा है। ये सब क्या है, इंफॉर्मेशन जो लिखी गई कि भाई इस सेक्टर में 3300 करोड़ इन्वेस्ट की गवर्नमेंट ने, दूसरे सेक्टर में मान लेते हैं 1200 करोड़ इन्वेस्ट की गवर्नमेंट ने। ये क्या है, डेटा है। ये कलेक्शन क्या है, डेटा है, आंकड़े हैं। ये सूचना ही क्या है, आंकड़ों के रूप में अपन इकट्ठा करते हैं। तो ये कहा गया यहां पर, द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन ऑल सच केसेस इज कॉल्ड डेटा। इन सभी स्थितियों में, जो मैंने पिछले एग्जांपल लिए अपने, इन सभी स्थितियों में एकत्र की गई सूचनाएं आंकड़े कहलाती, डेटा कहलाती है। अब आंकड़े इकट्ठा किस हिसाब से करते हैं, जिस चीज का अपन अध्ययन कर रहे हैं, जिस संदर्भ का अपन अध्ययन कर रहे हैं, उसी से संबंधित अपन डेटा इकट्ठा करते हैं। जैसे मान लो आपके क्लास में जो टीचर हैं, उनको आपकी क्लास के बच्चों की एवरेज हाइट निकालनी है, कि बच्चों की हाइट के हिसाब से औसतन कितनी हाइट है। तो हो सकता है कि वो मेजरिंग टेप लेके सभी को लेके क्या करेंगे, वो हाइट का ही आंकड़ा लेंगे। तो जब मुझे हाइट के बारे में कुछ निष्कर्ष निकालना है, ऊंचाई के बारे में निष्कर्ष निकालना है, तो डेटा किसका लूंगा, ऊंचाई का। उस टाइम वजन काम नहीं आएगा। ये नहीं कि खड़ा कर दिया बच्चों को, खड़े हो जाओ मशीन पर,
आपका वजन 50 किलो, आपका वजन 42 किलो, आपका वजन 40 किलो, नहीं, वो काम नहीं आएगा। जिस संदर्भ की बात कर रहा हूं, जिस कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, उससे संबंधित सूचना इकट्ठी की जाती है। तो वो बात मैंने यहां पे लिख भी दी आपके लिए। डेटा इज यूजुअली कलेक्टेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिचुएशन दैट वी वांट टू स्टडी। मतलब आंकड़े प्राय एक ऐसी स्थिति के संदर्भ में एकत्र किए जाते हैं जिसका हम अध्ययन करना चाहते हैं। जो आपको मैंने एग्जांपल लिया, अगर अध्ययन आपकी जो टीचर हैं वो आपकी ऊंचाई के अध्ययन करना चाहती है तो आपकी हाइट का डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, आपकी हाइट के, आपकी ऊंचाई के आंकड़े एकत्र करने होंगे। समटाइम्स डेटा इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली टू गिव क्लियर आइडिया। क्लियर तो खैर है ही, साथ में लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट देता है। लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट का मतलब क्या है? दिमाग में बहुत लंबे समय तक, जो ये पिक्चर्स में बात एग्जांपल लूंगा ही मैं, है ना, तो उसका जो पिक्चराइजेशन होता है वो हमारे दिमाग में बहुत लंबे समय तक उसका इंपैक्ट रहता है, वो चीज हमें लंबे समय तक याद रहती है। तो कभी कभी आंकड़ों को सुस्पष्ट करने के लिए वे क्या शो करना चाहते हैं, आलेखीय रूप से, ग्राफिकली अपन क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं फ्री में एक बार, जैसा कि मेरी हैबिट है। जो पिछला ज्ञान हमें इस अध्याय के लिए चाहिए होगा उसके बारे में एक बार बात करूंगा, तो सारी बातें भी अपन रिवाइज करेंगे। समटाइम्स डेटा इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली टू गिव क्लियर आइडिया। कैसे? जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया, पिक्टोग्राफ, चित्रालेख। देखो नाम क्या बोल रहा है, चित्रालेख। संधि विच्छेद करो, चित्र प्लस आलेख। चित्र द्वारा शो करना, चित्र द्वारा दर्शाना, पिक्चर द्वारा शो करना। तो ये होता क्या है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग सिंबल। और सिंबल कैसे? संबंधित। ये जो संबंधित वर्ड मैंने बोला ना, जो ये रिलेटेड वर्ड मैंने बोला, अभी मैं आपको इस एग्जांपल से समझाऊंगा कि क्यों बोला मैंने बात। ये सिंबल ऐसे लिए जाते हैं कि जिसके संबंध में आप बात करना चाहते हैं, या जो जिसके संबंध में आप डेटा शो करना चाहते हैं, उससे कोई ना कोई मैचिंग बैठती हो। कैसे? अभी एग्जांपल लूंगा। तो संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण। क्या? संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण ही क्या कहलाता है? पिक्टोग्राफ। बेस्ट एग्जांपल लिया आपके लिए, एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर। जो लोहा बनता है ना, स्टील बनता है, दोनों में अंतर होता है, लेकिन चलो फिलहाल इतना समझ लो कि जैसे जो लोहा बनता है, आयरन बनता है, उसका आयरन ओर होता है, उस आयरन ओर से लोहा बनाते हैं, अयस्क होता है ना, उस आयरन ओर से क्या बनाते हैं? लोहा बनाते हैं। तो एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर थ्रू शिपिंग, बड़े बड़े जहाज में कंटेनर के थ्रू ये एक्सपोर्ट होता है ना, जहां पे आयरन ओर मिलता है। अपने इंडिया में काफी आयरन ओर है ना, तो बाहर एक्सपोर्ट भी होता है आयरन ओर। तो बड़े बड़े जहाजों में, दूसरे देशों में वो कंटेनर द्वारा जहाजों में वो शिपिंग होती है। क्या बोला मैंने? बड़े बड़े जहाजों में कंटेनरों द्वारा शिपिंग होती है। तो अगर ये दिखाना है मुझे कि एक्सपोर्ट डेट हो रहा है लॉ अयस्क का थ्रू शिपिंग, तो मैं जहाज का सिंबल ले सकता हूं। तो मैं एक जहाज का, एक शिप का सिंबल ले सकता हूं। उससे वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, उससे वो लंबे समय तक दिमाग में रहेगा कि हाँ सर, ये एक्सपोर्ट शिपिंग द्वारा हुआ था और आपने संकेत कर दिया शिप। इसलिए मैंने क्या कहा था, रिलेटेड पिक्चर लेते हैं, संबंधित पिक्चर लेते हैं, जो आपस में इनका लिंक बनता हो ताकि याद भी रहे। तो हमने कहा एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर थ्रू शिपिंग, जहाज द्वारा लौह अयस्क का निर्यात हो रहा है। तो मैंने चित्र दिखाने के लिए एक संकेत लिया, जहाज लिए। क्या लिए मैंने? थोड़ा अच्छा डायग्राम बनाया जहाज का, है ना। और पैमाना क्या है? एक शिप का मतलब है 100 टन। अगर मैं एक शिप बना रहा हूं, इसका मतलब 100 टन एक्सपोर्ट हो रहा है। एक जहाज का मतलब क्या है? 100 टन लौह अयस्क क्या हो रहा है? निर्यात हो रहा है। 1990 में मैंने 2 जहाज बनाए। एक जहाज कितना बोल रहा हूं? 100 टन का। देखो जहाज से क्या हुआ, याद रहा। जहाज क्या है? पिक्चर है। तो ये आलेखन, ये जो मैं शो कर रहा हूं, डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो पिक्चर के थ्रू शो कर रहा हूं। और पिक्चर कैसे ली? संबंधित पिक्चर ली। अब किस तरह से पैमाने से मुझे पता लग रहा है? 1990 में मैंने 2 जहाज बनाए। एक जहाज 100 टन का है, ये भी 100 टन, ये भी 100 टन, यानी मैंने 200 टन का एक्सपोर्ट कर दिया भाई, वाह। ईयर 2000, एक जहाज, 2 जहाज, 3 जहाज। मैंने बनाए 3 जहाज। एक जहाज का मतलब 100 टन है, 100 टन, 100 टन, 100 टन, 300 टन एक्सपोर्ट कर दिया। दो पता लग गया, देखो याद भी रहा, पता भी लग गया, याद भी रहा और रिप्रेजेंट भी हो गया। ईयर 2010, एक जहाज,
2 जहाज, 3 जहाज, आधा जहाज। हाँ सर, आधा जहाज। एक जहाज का मतलब 100 टन है, तो आधे जहाज का कितना होगा? 50 टन। 100 टन, 100 और टन, 100 और टन, तो 100 प्लस 100 प्लस 100, 300 ही हो गए। और 50 टन ये, 350 टन क्या कर दिया? एक्सपोर्ट कर दिया। यहाँ आ जाओ, एक जहाज पूरा, 2 जहाज पूरे, 3 जहाज पूरे, 4 जहाज पूरे। 4 जहाज का मतलब 400 टन, और एक जहाज आधा, 50 टन ये हो गया। तो ईयर 2020 में आपने 450 टन एक्सपोर्ट कर दिया। कितना अच्छा लगा, समझ में भी आया। और जो संकेत रखा वो सोच समझकर थोड़ा सा संकेत ऐसा रखते हैं जो संबंधित हो। यहाँ शिपिंग के थ्रू एक्सपोर्ट हो रहा था, यहाँ जहाजों के थ्रू एक्सपोर्ट हो रहा था, तो मैंने जहाज ले लिए। क्या ले लिए मैंने? जहाज ले लिए। आपने देखा होगा जब आप समाचार देखते हैं तो आपके जो उस टाइम मौसम का हाल दिखाते हैं, तो दिखाते हैं ना सब नक्शे पे, कहीं पे दिखाते हैं बारिश, जहाँ बहुत तेज बारिश होती है वहाँ पास पास दिखाते हैं बूंदे, ऐसे दिखाता नहीं हो, ऐसे पास 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 दिखा दिया। हल्की छींटे छींटे गिरेंगी तो ऐसे दिखा दिए, छींटा ऐसे होगी। बादल रहेंगे नहीं, बारिश नहीं करेंगे, ऐसे बादल बनाए देते हैं। देखते हो आप, बादल बनाए देते हैं। धूप खिली रहेगी तो पूरा सन दिखा देते हैं। आगे मेरी बात समझ में? चित्रों द्वारा, पिक्चर्स द्वारा, रिलेटेड पिक्चर्स, बारिश का शानदार तेज बारिश, बूंदाबांदी, बादल टंगे रहेंगे, सूरज निकलता रहेगा। तो इसके थ्रू जब हम अपने डेटा को शो करते हैं, इसको बोलते हैं पिक्टोरियल। अपन शो करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? पिक्टोग्राफ। चित्रालेख द्वारा, डायग्राम, चित्रालेख द्वारा इंफॉर्मेशन को शो करना। अब पिक्टोरियल जो अपन ने ग्राफ देखा, या पिक्टोग्राफ जिसको बोलते हैं अपन, है ना, चित्र लेख जिसको बोलते हैं, तो चित्रों द्वारा या संकेतों द्वारा हमने इंफॉर्मेशन को जानना, उसको रिप्रेजेंट करना सीखा। उसमें हम यही पता कर सकते हैं कि भाई, जैसे मैंने एक्सपोर्ट का जो भी एग्जांपल लिया, किस माह में कितना एक्सपोर्ट था, है ना, कितनी शिपिंग के द्वारा अपन ने एक्सपोर्ट किया, जहाज के द्वारा अपन ने एक्सपोर्ट किया, निर्यात किया, किस माह में सर्वाधिक था या किस वर्ष में सर्वाधिक था, है ना, किस माह में कम था, किस माह में अपने पास सबसे कम इंपोर्ट हुआ, वो डायग्राम में अपन को दिख जाता है। अब उसके आगे की बात करते हैं। बार ग्राफ के बारे में भी अपन पढ़ चुके हैं, एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं और कुछ की जो बेसिक चीजें हैं, जो फंडामेंटल हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो अब बार ग्राफ, एक दंड चित्र, जानबूझ के लिखा है यहाँ पे एक दंड चित्र, खाली दंड चित्र भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक लिखने के पीछे लॉजिक ये था कि हमें 2 बार, है ना, हालांकि मल्टीपल बार भी होते हैं, उसके बारे में बात बाद में करूंगा। फिलहाल 1 बार और 2 बार अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको नॉलेज होनी चाहिए। तो पहले बात करते हैं अब बार ग्राफ की। एक दंड चित्र, देखो दंड क्या होते हैं? रेक्टेंगल हैं। दंड क्या है? बार क्या है? रेक्टेंगल्स हैं, है ना, रेक्टेंगल्स हैं, आयत है। तो शोइंग इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, रेक्टेंगल क्यों बोला? उनकी विड्थ भी और उनकी हाइट भी। रेक्टेंगल बोलने पीछे लॉजिक क्या था मेरा? आयत बोलने के पीछे मेरी सोच क्या थी? क्योंकि इनकी एक हाइट होगी, एक ऊंचाई होगी, और एक विड्थ होगी, एक इसमें चौड़ाई होगी। तो हमने कहा शोइंग इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, पहली बात शुरू हुई और यहीं पे खत्म होगी, किसकी? विड्थ की। जितने भी बार्स आप खींचेंगे, जितने भी दंड आप बनाएंगे, उनकी जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो समान होगी। तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गुणधर्म है किसका? बार ग्राफ का, बार चार्ट का, कि बार की जो विड्थ है, बार की जो चौड़ाई है, वो सभी बारों में समान होगी। ऐसा नहीं एक पतला सा बार, एक मोटा सा बार, ऐसा नहीं होगा कि एक बार तो आपने बनाया ऐसे और एक बार बनाया आपने ऐसे, ऐसा नहीं होगा हाल फिलहाल, है ना, हाल फिलहाल ऐसा नहीं होगा। हाँ, जब अपन आगे की क्लासों में जाएंगे, ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, समूहित बंटन पढ़ेंगे, उसमें जब ग्रुप की जो विड्थ है वो अलग अलग हुई, तो फिर एक अलग ही इसमें अपन शेप की बात करेंगे। फिलहाल अभी अपन ये मान के चलेंगे कि बार के अंदर जो लॉजिक है वो ये है, यूनिफॉर्म विड्थ होनी चाहिए। तो शोइंग इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ विथ इक्वल गैप्स इन बिटवीन, तो पहले ही सेंटेंस ने 2 गुण बता दिए।
पहले ही कथन ने दो गुण आपके सामने रख दिए। पहला गुण, सारे बार्स की विड्थ यूनिफॉर्म होगी, और जो बार्स बना रहे हो, ये बार बनाया, ये बार बनाया, ये बार बनाया, तो जो गैप दिख रहा है आपको, कोई भी दो, ये जो क्रमागत है, जो कॉन्जिक्यूटिव बार्स हैं, उनके बीच डिफरेंस, जो डिफरेंस ये है, वो डिफरेंस बीच में गैप ये देना पड़ेगा। हर बार्स के, हर दो बार्स के बीच में जो क्रमागत हैं, कॉन्जिक्यूटिव हैं, उनके बीच का जो गैप है, जो उनके बीच का अंतराल है, वो क्या होना चाहिए? अपने पास समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो अपने पास समान होना चाहिए। तो अल्टीमेटली बात ये निकल के आई, एक समान चौड़ाई के दंडों का प्रयोग करते हुए सूचनाओं का प्रदर्शन। कौन सी चौड़ाई का? एक समान चौड़ाई का। एक समान चौड़ाई के दंडों का प्रयोग करते हुए सूचनाओं का प्रदर्शन, जिसमें दो क्रमागत दंडों के बीच की दूरी समान होती है। तो पहले सेंटेंस ने दो बातों पे आपका ध्यान आकर्षित किया। पहली बात, दंडों की जो विड्थ है, बार्स की जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो समान होगी। पहला बार दूसरा बार के बीच में जो विड्थ है, वही दूसरे और तीसरे बीच में होगी, वही तीसरे और चौथे के बार के बीच में होगी, वही चौथे और पांचवें बीच में होगी, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो दंडों के बीच की जो दूरी है वो स्थिर रखी जाएगी। दूसरी बात, बार हाइट्स। अब आपने कहा कि सर चलो बार तो बना दिया, ये दो बात आपने फिक्स कर दी कि दो दंडों के बीच की दूरी और दंडों की जो विड्थ है, चौड़ाई, वो समान रहेगी, लेकिन इंफॉर्मेशन तो अलग अलग है ना। जैसे अपन वो एक्सपोर्ट की बात ही कर लें, मान लेते हैं जनवरी में आपने 60 टन का कोई रॉ मटेरियल है, ये आयरन ओर मान लो, है ना। वो जो अपन ने पिछला एग्जांपल लिया था कि आयरन ओर का अपन ने क्या किया, लौह अयस्क का क्या किया, अपन ने एक्सपोर्ट किया। तो मान लेते हैं पहले माह 60 टन रहा, दूसरे माह मान लो 80 टन किया, तीसरे माह कुछ कम हो गया, मान लो 30 टन ही एक्सपोर्ट हो पाया। तो सर ये 60, 80, 30 तो अलग अलग हैं, ये शो कैसे होंगे? बेटा जो सूचनाएं हैं, जो बार की ऊंचाई, बार की हाइट में शो होंगी, प्रदर्शित होंगी। क्यों? क्योंकि बार की विड्थ तो हमने सेम कर दी, दो दंडों के बीच की जो दूरी है वो हमने सेम कर दी, तो फिर सूचना कहाँ आएगी? सूचना जो है, जो सूचना की जो वैल्यू है, इंफॉर्मेशन की जो वैल्यू है, वो उस बार की हाइट के प्रोपोर्शनल होगी। जितना बड़ा ऊंचा बार, उतनी ही ज्यादा इंफॉर्मेशन को वो शो कर रहा है। यानी कि जिस माह 80 टन का अपना एक्सपोर्ट हुआ, उस माह की जो दंड की ऊंचाई है, जो बार की हाइट है, वो सबसे ज्यादा होगी। जिस माह में अपना 30 टन ही एक्सपोर्ट हो पाया था, उस माह की, उस मंथ की जो बार है, जो दंड है, वो इन तीनों में से न्यूनतम ऊंचाई पे होगी। यानी कि क्या बात समझ में आई? सर बात समझ में ये आई कि बार हाइट्स बीइंग प्रोपोर्शनल टू द रेस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ इंफॉर्मेशन क्या थी? यहाँ मैं किस सूचना की बात कर रहा था कि भैया जो लौह अयस्क का, आयरन ओर का जो एक्सपोर्ट हो रहा है शिपिंग के द्वारा, जो निर्यात हो रहा है जहाज के द्वारा लौह अयस्क का, मैं उसकी बात कर रहा था। वो था टन्स में। किसमें था? वो टन्स में था। तो इंफॉर्मेशन किसकी थी? एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर। दंडों की लंबाइयां यानी कि ऊंचाइयां क्रमशः सूचनाओं के मानों के समानुपातिक होती हैं। दंडों की लंबाइयां या जो ऊंचाइयां हैं, वो क्रमशः सूचनाओं के मानों के समानुपातिक होती हैं, है ना। तो बार हाइट्स बीइंग प्रोपोर्शनल टू द रेस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या तीन बातें समझ में आ गई? दंडों की विड्थ सेम रहेगी, क्रमागत दंडों, फर्स्ट और सेकंड के बीच जो डिफरेंस है, वही सेकंड और थर्ड बार के बीच में डिफरेंस होगा, वही थर्ड एंड फोर्थ बीच में डिफरेंस होगा। तो दंडों के मध्य की जो डिफरेंस है, जो में अंतर है, गैप है, वो सेम रहेगा। तीसरी बात, तो इन्फॉर्मेशन शो कहाँ होगी? इन्फॉर्मेशन दंडों की ऊंचाई के अकॉर्डिंग होगी। जो जितना ज्यादा ऊंचा बार है, इसका मतलब बड़ी इंफॉर्मेशन को शो कर रहा है। जो छोटा बार है, वो छोटी इंफॉर्मेशन को शो कर रहा है। चलिए, तो हमने एग्जाम्पल लिया है, वही ले लिया, निर्यात ले लिया टनों में, है ना। निर्यात ये एक्सपोर्ट ही टन्स के अंदर, और ये मान लेते हैं मंथ्स हैं, ये मान लेते हैं मंथ्स हैं, है ना। तो ये अपने यहाँ 0, 10, 20, तो फिलहाल 0 ले लेता हूँ, है ना। और यहाँ मंथ्स चल रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मान लो 5 महीने का लिया है ना। तो इंफॉर्मेशन थी कि साहब जनवरी में तो 35 टन एक्सपोर्ट हुआ, फरवरी में 55 टन एक्सपोर्ट हुआ, मार्च में 45 टन एक्सपोर्ट हुआ। तो आपने कहा सर कहाँ से देख के बोल रहे हो? बेटा बेटा ऊपर लिख रखे हैं, ये एक तरीका होता है लिखने का, है ना, ऊपर लिख रखे हैं मैंने।
तो मार्च में 45 टन एक्सपोर्ट हुआ, अप्रैल में 60 टन एक्सपोर्ट हुआ, मई में 15 टन एक्सपोर्ट हुआ। आप खुद देख सकते हो जो बातें मैंने बोली। तो यहाँ पे कोशिश ये रखना, वही समझना कि विड्थ मैंने सेम ली है ना, मैंने डायग्राम हाथ से बनाए तो स्केल से नाप के नहीं बनाया, बट लॉजिक जो है वो यहाँ बता रहा हूँ। लॉजिक ये है भाई कि जो जनवरी का जो ये दंड है, ये किस हाइट तक है देखो, जनवरी का हो चाहे फरवरी का हो, आपको एक बात देखने में आ रही होगी, इन सभी दंडों की चौड़ाई, ये वाली चीज चौड़ाई मैंने क्या रखी है, समान रखने का प्रयास किया है ना। तो ये अपन ये पढ़ेंगे कि दंडों की जो चौड़ाई है वो क्या है, समान है। सभी दंड क्या है, समान चौड़ाई के हैं। ठीक है भाई। और दंडों के मध्य की दूरी, यानी ये दंड बीच में गैप, 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 ये सब गैप क्या है, सेम है। तो दंडों की चौड़ाई और दंडों के बीच का गैप, उसके बीच का जो अंतर है वो समान है। तो फिर इंफॉर्मेशन जो थी टनेज की, जो आपको ऊपर लिखी हुई दिख रही है, वो कहाँ हुई, वो हाइट के अकॉर्डिंग बनी। आपको दिख रहा है अप्रैल में सर्वाधिक एक्सपोर्ट है, अप्रैल में सर्वाधिक एक्सपोर्ट है, तो अप्रैल के दंड की ऊंचाई सबसे ज्यादा है। आपको दिख रहा है मई में न्यूनतम एक्सपोर्ट है, मई के अंदर न्यूनतम अपना क्या हुआ है, निर्यात हुआ है। तो देख रहे हो मई की जो हाइट है, मई के जो बार की जो हाइट है वो सबसे क्या है, अपनी छोटी है। तो कोशिश ही की गई है, ये 30 है, ये 35, ये 40 है, तो 35 के बीच में आ रहा होगा, इस तरह से मैंने शो किया। ये 50 है, ये 60 है, के बीच में 55 आ रहा होगा, कोई और भी हो सकता है। एक रफ अप्रोक्सीमेशन देने के लिए डायग्राम बना के बताया है, ताकि ये चीज़ समझ में आए कि जो थ्योरी बोल रही है, जो कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट के लिए हमारी 3 इंपॉर्टेंट बातें थी। बार की चौड़ाई सेम सेम है, दंडों के मध्य की दूरी, गैप जो है, दूरी जो है उनके बीच की समान, वो समान है। और जो इन्फॉर्मेशन है, जो वैल्यूज हैं, जो सूचनाओं के मान हैं, वो दंडों की हाइट के समानुपाती होते हैं। जितना बड़ा मान उतना दंड की बड़ी ऊंचाई, जितना कम मान उतने दंड की कम ऊंचाई। चलिए, दूसरा मैंने लिखा था, जो मैंने बता भी दिया, डबल बार ग्राफ। इसीलिए यही कारण था कि जब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने अबार ग्राफ लिखा था, एक दंड चित्र लिखा था। एक दंड चित्र एक बार में एक इंफॉर्मेशन, एक दंड चित्र एक बार में एक इंफॉर्मेशन, एक सूचनाओं के बारे में बताता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 2 सूचनाएं या 3 सूचनाएं आपस में संबंधित होती हैं, तो उनको हम साथ देखना चाहते हैं, अलग अलग नहीं, उनको हम कई बार साथ देखना चाहते हैं। जैसे मान लो, उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ कि भाई 3 मान लो विद्यार्थी हैं, उन तीनों को ही हमने अच्छे से शिक्षा दी है, और हमें जानना चाहते हैं कि तीनों ने जो हम शिक्षा जो तीनों को दी, उसका परिणाम तीनों को हम तुलनात्मक रूप से देखना चाहते हैं। तीनों का परिणाम जो है वो तुलनात्मक रूप से देखना चाहते हैं। मान लो 6 क्लास में तीनों का परिणाम क्या रहा, 7th क्लास में तीनों का परिणाम क्या रहा, 7वीं क्लास में तीनों का जो परसेंटेज है, जो परिणाम है, वो क्या रहा। तो एक साथ 3 चीज़ों का मैं तुलनात्मक अध्ययन करना चाहता हूँ। देखो, मेरे बोलते बोलते एक वर्ड पे मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ, तुलनात्मक अध्ययन। अब एक दंड चित्र की बात करें तो जैसे ये था, अब ये केवल और केवल क्या है, ये केवल और केवल क्या है भाई, ये केवल केवल एक्सपोर्ट है। बस एक्सपोर्ट की बात ही कर रहा हूँ, एक ही वेरिएबल है एक्सपोर्ट, उसी की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब जैसे मान लो ये तो क्या है, एक्सपोर्ट, और साथ साथ में इंपोर्ट, ये तो क्या निर्यात था। मैं चाहता हूं साथ में इन्हीं मास में, इन्हीं महीनों में, इन्हीं मंथ के अंदर जो इंपोर्ट हुआ वो भी साथ में दिखे, ताकि, क्योंकि देखो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अपने देश के साथ जो बैलेंस ऑफ पेमेंट बनते हैं उसको दोनों को शो कर रहे हैं, दोनों आपस में संबंधित हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों आपस में संबंधित है। इंपोर्ट से क्या होता है, जब हम वस्तुएं बाहर मंगाते हैं तो पैसा देश से बाहर जाता है ना। और जब हम निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, पैसा देश के अंदर आता है ना। तो है तो वही बैलेंस ऑफ पेमेंट, है तो वही बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना। तो हम चाहते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट को एक साथ क्या करें, हम कंपेयर करें, तुलना करें कि जनवरी में इंपोर्ट कितना था, एक्सपोर्ट कितना था, ताकि पता रह सके कि अल्टीमेटली देश से पैसा बाहर गया, अंदर आया। अगर आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा है, अगर आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा है, मान लेते हैं एक्सपोर्ट आपका ऐसे पैसों में मान लेते हैं, एक्सपोर्ट आपका 1 करोड़ का है, और आपका जो इंपोर्ट है, जो आप मंगाया आपने, मान लेते हैं 80 लाख का ही है, तो 20 लाख का फायदा हुआ, देश में पैसा एक्स्ट्रा आया है ना।
तो वो चीजें अपन जाना चाहते, तुलनात्मक अध्ययन के लिए जाना चाहते हैं कि एक साथ करेंगे तो एक दंड बनेगा एक्सपोर्ट का और साथ में एक हिस्सा बन जाएगा इंपोर्ट का जनवरी के लिए ही। ऐसी फरवरी में एक दंड बनेगा किसका, एक्सपोर्ट का, एक बन जाएगा इंपोर्ट का। तो ये चीज समझनी है अपन को द्विदंड चित्र से, द्विदंड आरेख से, इसलिए लिखा डबल बार ग्राफ। क्या लिखा हमने, डबल बार ग्राफ, द्विदंड आलेख। क्या नाम आ रहा है, द्वि मतलब दो, दंड मतलब बार, आलेख तो अपन जानते ही हैं, ग्राफ बोलने चित्र बोलने। तो भाई शुरुआत ही वहीं से करते हैं जो अपन ने बात बोली। इट इज अ बार ग्राफ शोइंग टू सेट्स ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली। हालांकि मैंने जनरलाइज वे में आपको बता दिया कि 3 हो 4 हो, मल्टीपल बार हो सकते हैं। फिलहाल अभी अपन 8th क्लास में तो उसको अभी अपन 2 तक सीमित रखते हैं। तो द्विदंड मल्टीपल बोल सकते हैं, बहुल बोल सकते हैं। अभी क्या बोला है मैंने, द्विदंड, क्या बोला है, द्विदंड आलेख। इसको अपन बहुल दंड बोल सकते हैं। बहुल मतलब बहुत सारे दंड, 3 दंड 4 दंड। अगर एक साथ 3-4 चीजों का अध्ययन करना हो, तुलनात्मक, ऑफ कोर्स कौन सा, कंपैरेटिव स्टडी करनी हो, तुलनात्मक अध्ययन करना हो, तो फिर इसको अपन इस्तेमाल करते हैं। तो इट इज अ बार ग्राफ शोइंग टू सेट्स ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली। यह आंकड़ों के दो समूह को एक साथ, आंकड़ों के दो समूह को, और वैसे जनरलाइज क्या बोलेंगे, दो या अधिक समूहों को, तो मल्टीपल हो जाएगा वो, है ना। तो यह आंकड़ों के दो समूह को एक साथ दर्शाने वाला दंड आलेख होता है। इट इन्वॉल्व बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ बार ग्राफ। एक दंड आलेख के मूल गुण समाहित होते हैं। क्या मतलब है इस पॉइंट का, इस पॉइंट का मतलब ये है तो भाई बार चार्ट ही ना, अरे है तो अपना कौन सा, दंड आलेख ही। तो दंड आलेख के मैंने पहले पहले सेंटेंस में और सेकंड सेंटेंस में 2 बातें बोली थी, याद आई। दंड आलेख के जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था इसकी, तो मैंने 2 बातों पे बारे में बात की थी, और उन 2 कथनों में कुल मिला के 3 इंपॉर्टेंट चीजें थी। कौन कौन सी, दंडों की विड्थ सेम होगी, जो यहाँ भी अपन कैरी करेंगे, यहाँ पर भी दंडों की विड्थ सेम होगी। हमने कहा था क्रमागत दंडों के मध्य, अब यहाँ दंड क्या क्या है, समूह होगा, कोई बात नहीं, तो क्रमागत दंडों के समूह के मध्य एक दंड आलेख में अबार ग्राफ के अंदर एक दंड बना, फिर गैप आया, फिर सेकंड दंड बना, फिर गैप आया। अब द्विदंड में क्या होंगे, एक साथ 2 दंड बनेंगे जुड़कर, एक साथ 2 दंड बनेंगे कंबाइंड होकर, फिर गैप आएगा, फिर 2 दंड बनेंगे कंबाइंड होके, फिर गैप आएगा, फिर 2 दंड बनेंगे कंबाइंड होके, फिर गैप आएगा। तो गैप आज भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। और नंबर 2, इंफॉर्मेशन की जो वैल्यू है, सूचनाओं के जो मान है, वो ही दंड की ऊंचाई या दंड की जो अपनी हाइट है उसको शो करेंगे, उसके समानुपाती होंगे, उसके प्रोपोर्शनल होंगे। तो वो बात बोल रही है ये सेकंड पॉइंट कि इट इन्वॉल्व बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ बार ग्राफ। जो बार ग्राफ की जो बेसिक प्रॉपर्टी थी, जो 3 बातें मैंने बोली थी कि भैया दंडों की जो विड्थ है वो सेम रहेगी, दंडों की जो हाइट है वो शो करेगी इंफॉर्मेशन को, और क्रमागत दंडों बीच में दूरी सेम रहेगी, तो वो आज भी वही मेंटेन करेंगे। तो अल्टीमेटली इसका यूज कहाँ हुआ, जो मैंने कहा उसको मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। यूजफुल फॉर द कंपैरिजन स्टडी ऑफ 2 रिलेटेड डेटा सेट। तो यहाँ एक वर्ड डाला है मैंने जानबूझ के, रिलेटेड सेट्स। कौन सा, रिलेटेड सेट्स। तो ये जानबूझ के एक वर्ड डाला गया आपको समझाने के लिए कि दिमाग में रखना। कहाँ गया, संबंधित आंकड़े। कौन से आंकड़े, संबंधित आंकड़े। जैसे मान लो मैंने कहा 2 आंकड़े हैं, 2 आंकड़े कौन से हैं, टेलीविजन का एक्सपोर्ट, और मान लेते हैं देश में हर महीने के जो अपने डाइवोर्स केसेस हैं, जो तलाक के केसेस हैं, उनके बारे में। अरे इन दोनों को साथ क्यों पढ़ना है भाई, इन दोनों का आपस में कोई मतलब ही नहीं है, इन दोनों का आपस में कोई लिंक ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है ना। टीवी जो बन रहे हैं उनका एक्सपोर्ट, और जो डाइवोर्स केस हो रहे हैं देश में, जो अपने तलाक के केस हो रहे हैं, है ना, उनका अपन क्यों साथ पढ़ेंगे भाई। उनका कोई, उससे कोई निष्कर्ष, को एनालिसिस तो निकल नहीं पाएगा भाई, कोई महत्वपूर्ण कोई अध्ययन तो हो नहीं पाएगा ना, कोई कुछ हुआ ही नहीं है, अध्ययन क्या किया आपने इसका। तो बेसिकली इसलिए वर्ड डाला रिलेटेड, संबंधित। तो जिन 2 को या 3 को, मल्टीपल के लिए 3-4 भी हो सकते हैं, फिलहाल अभी 2 की बात करेंगे। तो जिन आंकड़ों को अपन साथ रख रहे हैं उनमें एक कोई पारस्परिक संबंध होना चाहिए, ताकि कोई हम रिजल्ट जो निकालें वो फ्रूटफुल हो, उसका कोई मीनिंग निकलता हो, उसका कुछ निष्कर्ष, कोई कॉन्सेप्ट निकलता हो हमारे दिमाग में। तो यूजफुल फॉर द कंपैरिजन ऑफ 2 क्यों लिखा, अभी मैं आपको द्विदंड आलेख के बारे में बात कर रहा हूं। तो यूजफुल फॉर द कंपैरिजन ऑफ 2 रिलेटेड डेटा सेट, 2 संबंधित आंकड़ों के समूह के तुलनात्मक अध्ययन में सहायक है।
तो एक दंड की सारी प्रॉपर्टी तो रहेंगी रहेंगी, साथ में इसका एक चीज और समझ में आई कि दो या अधिक वाले जो दंड आलेख होते हैं वो तुलनात्मक अध्ययन के लिए काम आते हैं। ऑफ कोर्स किसका करोगे, संबंधित आंकड़ों के समूह का, कुछ ना कुछ आपस में कुछ संबंध तो हो ताकि हम उसका एक अच्छा सा निष्कर्ष निकाल सकें, कोई कंक्लूजन निकाल सकें। भाई कोई स्टडी करते हैं, क्यों कर रहे हैं, कोई स्टडी करे पीछे लॉजिक तो होना चाहिए ना, तो वो लॉजिक क्या होगा, उसको निष्कर्ष निकाल सके उन संबंधित आंकड़ों के मध्य। जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, एक बार लाल कलर में बने हुए हैं, एक बार एक दंड पीले कलर में बने हुए हैं, है ना, दो कलर इस्तेमाल किए हैं, एक लाल और एक कौन सा अपना पीला। जो पीला उसमें कलर का जो बार है वो सन 2006-2007, आपकी बुक का एग्जांपल लिया है मैंने, सन 2006-2007 का डेटा सेट दे रहे हैं। डेटा सेट क्या है अभी बात करेंगे, लेकिन ईयर किसका है, वो पीले वाला दंडों का 2006-2007 का जो सेशन है, जो अपना शैक्षिक कार्यक्रम होता है ना, जैसे मान लो आपका 2024 से शुरू हुआ आपकी क्लास और 2025 में आपका फाइनल एग्जाम हो गए, या जिनके 2025 से फाइनल एग्जाम सेशन शुरू होगा, जो 2025 के जुलाई से शुरू करेंगे अपना क्लास, है ना, और 2026 के मार्च में या फरवरी एंड में जो अभी एग्जाम होते हैं, डेट होती है, अपना ख़त्म करेंगे, तो बोलते हैं अपन शैक्षिक सत्र, है ना, उसको बोलते हैं अपन शैक्षिक सत्र। तो यहाँ पे सत्र लिया गया है 2006-2007 येलो में है, और 2005-2006 किसमें, लाल में है। अब यहाँ पर क्या किया गया है, एक स्टूडेंट का अध्ययन किया गया कि जब वो मान लो सपोज मान लेते हैं 2005-2006 में वो 7th क्लास में था, कहाँ था, 2005-2006 में वो 7th क्लास में था, और 2006-2007 में वो 8th क्लास में आ गया। अब हमने दोनों उस विद्यार्थी के दोनों ईयर्स में 7वीं क्लास में 8वीं क्लास में जो विषय थे उनमें उनमें क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, किस में उसके अंतर ज़्यादा हुआ है, क्या हुआ है, वो देखने की अपने जांच की। मान लेते हैं जो पहला वाला है, मान लेते हैं ये इंग्लिश का है, मान लेते हैं अंग्रेजी विषय का है, मान लेते हैं कि यहाँ पर उसका मैथमेटिक्स विषय है, आपका भी प्रिय होगा, है ना, मैथमेटिक्स विषय है। मान लेते हैं ये साइंस विषय है, विज्ञान। मान लेते हैं ये सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान बोलते हैं ना, एसएसटी बोलते हो कई लोग, आप लोग सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान का विषय है। और मान लेते हैं ये हिंदी है, मान लेते हैं क्या है, हिंदी है। और विषय हो सकते हैं, फिलहाल अपन ने इन पे बात की। तो अंग्रेजी विषय में, गणित विषय में, विज्ञान विषय में, सामाजिक विज्ञान विषय में और हिंदी के अंदर उसका सत्र 2005-06 में यानी 7वीं क्लास में, और सत्र 2006-07 में यानी कि 8वीं क्लास में उसका क्या उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है, किस तरह से संबंध तो है, क्यों, एक ही विद्यार्थी के 2 वर्षों के अध्ययन को बारे में बात कर रहा है, एक ही विद्यार्थी के 2 वर्षों में 2 क्लासों में अध्ययन, उसके पैटर्न क्या रहा है, किस तरह से मार्क्स लेके आ रहा है, उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन जानकारी मिल रही है कि इम्प्रूवमेंट किया है, क्या किया है। तो यहाँ कुछ मार्क्स मैंने लिए हैं, 0 से 100 के मध्य मार्क्स हैं, और ये इंग्लिश, मैथ्स, साइंस वो क्या है के सब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं। तो इंग्लिश में 7th क्लास में उसके 40 मार्क्स आए थे, लेकिन 8th में उसने इम्प्रूवमेंट किया, 60 मार्क्स आ गए। मैथमेटिक्स में एवरेज था, 7th क्लास में उसके 62 मार्क्स आए थे, अब थोड़ी और मेहनत की, 75 मार्क्स आ गए। साइंस में थोड़ा डाउन आ गया, साइंस में तो 7th क्लास में 100 नंबर लेके आया था, लेकिन थोड़ी सी कम मेहनत कर ली, 80 पे आके अटक गया 8th क्लास में। सोशल साइंस में भी डाउनफॉल गया, उसके 7th में 75 मार्क्स आए थे, लेकिन अब 8th में उसके 40 मार्क्स रह गए। हिंदी में जैसा था वैसे ही रहा, हिंदी में उसने कुछ भी चेंज नहीं किया। देखो जानबूझ के मैंने यहाँ पे जो ये बार बनाए हैं ना, कुछ चीज़ों को आपके सामने डिस्कस करने के लिए बनाए हैं। तो देखो हमें क्या क्या जानकारी मिल रही हैं, हमें ये पता लग रहा है कि किन विषयों में उसने उन्नति की है, किस विषयों में उसने इम्प्रूवमेंट किया है। इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट है, इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट है, मैथमेटिक्स में इम्प्रूवमेंट है, दिख गया। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बनाकर कि बताइए किस किस विषयों में उसने उन्नति की है, इम्प्रूवमेंट किया है, अंकों में उसके अधिकता प्राप्त हुई है आपको। तो भैया साफ दिख रहा है, इंग्लिश के अंदर भी 40 से 60 पे पहुंच गया, बड़ा बार दिख रहा है। पीला वाला बार अभी रिसेंट है, 8th क्लास का है, तो वो आपको दिखने को मिल रहा है कि वो बड़ा बार है। तो इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट किया उसने, मैथमेटिक्स में इम्प्रूवमेंट किया है, साइंस में थोड़ा सा मामला खराब हो गया,
7th के मुकाबले 8th में डाउन चला गया। सोशल साइंस में भी ऐसा ही हुआ, 75 के मुकाबले 40, यानी कि बहुत डाउन चला गया। हिंदी में जहाँ था, अगर कोई पूछे ऐसे कौन सा विषय है जहाँ ना इम्प्रूवमेंट ना आपका डाउनफॉल, वो जहाँ था वो स्टेबल रह गया, क्या रह गया, स्थिर रह गया, है ना, स्टेबल है, तो वो हिंदी में स्टेबल है। जैसा वो 7th क्लास में था वैसा ही अभी वो 8th क्लास में आपको दिख रहा है। दोनों का मैंने 85 मार्क्स लिए हैं 100 में से। तो ये पता लग गया कि कहाँ इंप्रूवमेंट हो गया है, ये पता लग गया कहाँ डाउनफॉल हुआ है। डाउनफॉल कहाँ हुआ है, सब साइंस में डाउन हुआ है और सोशल साइंस में डाउन हुआ है। तो ये सब जानकारियाँ हमको पता लग रही हैं तुलनात्मक अध्ययन में। तुम्हें तुलना क्या करोगे, अगर अपन एक स्टूडेंट के 2 वर्षों का अपन शैक्षिक जो सत्र था उसका उसका अपन अध्ययन करेंगे तो क्या चाहेंगे अपन कि कहाँ तो इम्प्रूवमेंट हुआ है, कहाँ बढ़ा, कहाँ घटा है, कहाँ वो सेम रहा है, कितना बढ़ा है, कितना कम हुआ है, वही पूछ सकते हैं अपन। भाई बढ़ा है, कितना बढ़ा है, जब मान लो कि पूछे भाई कितना बढ़ा है, तो वो आपको दिख रहा है कि मैथमेटिक्स में 62 से 75 हुआ है, 13 बढ़ गया। और क्योंकि मामला 100 में से है तो परसेंटेज ही बोल सकते हैं, मामला 100 में से तो है, ये अंक कहाँ 100 में से आ रहे हैं। और 100 के आधार पे जो हम बोलते हैं वो क्या होता है, अपना परसेंटेज। 100 के बेस पे जो बोलते हैं वो क्या होता है, परसेंटेज होता है, प्रतिशत होता है। तो अगर मैं चाहूँ तो मैथ्स में बोल सकता हूँ, है ना। तो 62 से 75 है तो मैं परसेंटेज बोल सकता हूँ इस बात को। जैसे मान लो अगर कोई पूछे कि भैया बताओ मैथमेटिक्स में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है 7th क्लास के बेस पर, तो 7th क्लास में कितने थे सर, 62 थे। कितने हो गए, सब 75 हो गए। किसके आधार पर निकाल रहे हो सर, 7th के आधार पर निकाल रहे हैं। तो 7th में कौन आएगा, 7th में कितने बच्चे, कितने इसके नंबर थे, 62 थे। 62 से 75 हुए, 13 बढ़ गए सब, इंटू कितना 100। अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं, फिलहाल पूछा नहीं, लेकिन मतलब ये धीरे धीरे ये पता लग रहा है, धीरे धीरे ये पता लगना शुरू हो गया कि हाँ भी कौन कौन से क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं, ये डायग्राम देकर या ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद। चलिए, तो ये पता लग गया। जो खास तौर से आपको ध्यान रखना था कि ये जो द्विदंड आलेख है, जो डबल बार डायग्राम है, ये तुलनात्मक अध्ययन में काम आता है, संबंधित आंकड़ों के समूह में, है ना, रिलेटेड जो अपने डेटा सेट है उसमें तुलनात्मक अध्ययन के रूप में ये काम आता है। चलिए, अब जो इम्पोर्टेंट चीज हमारा ये जो सेशन रखते हैं अपन, तो जो भी चीज़ें अपने इस चैप्टर में पिछले अध्ययन से काम आने वाली हैं, पिछली क्लासों से या पिछले चैप्टर से काम आने वाली हैं, पहले अपन उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अपन ने बात कर ली जो अपन पहले जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर नया क्या पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड सर्किल ग्राफ और पाई चार्ट, वृत्त आलेख या पाई चार्ट, इसको हम नया पढ़ेंगे। तो देखो, अभी हाल फिलहाल पूरा ढंग से पढ़ना, ये आगे की क्लासों में भी काम आएगा। ये सर्किल चार्ट, पाई चार्ट, है ना। इनफैक्ट जैसे मैं कहता हूँ कई बार कंपटीशन क्लासेस दोगे तो वहाँ भी ये अपने काम आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर, है ना। और कई बार सांख्यिकी विषय होता है, स्टैटिस्टिक्स विषय होता है, उसमें भी काम आता है। तो ये चीज़ें काफ़ी काम आने वाली है। इनफैक्ट आप देखते भी होंगे ना, जैसे मान लो आप न्यूज़ देख रहे हैं, चाहे टीवी पर न्यूज़ देख रहे हैं, चाहे अखबार में न्यूज़ पढ़ रहे हैं, तो आपने देखा होगा कई बार, मैं, है ना, आपने कई बार देखा होगा। आपको मैं एक लाइव जो चीज़ें आप देखते हैं अपनी लाइफ के अंदर, वैसा एग्जांपल लेता हूँ। कई बार नहीं देखते कि भाई फला पार्टी है, अपन तो पार्टी नाम लेते हैं ABC और XYZ, है ना। ABC और मान लेते हैं XYZ, दो दो पार्टियां हैं, और भी हो सकती हैं। फिलहाल इन कंपैरिजन करते हैं ना कई बार इसमें कि साहब इस पार्टी का जो वोट शेयर था वो साहब, इसको ऐसे हटा देते हैं। तो कई बार आपसे डायग्राम देखते हो, मुझे पूरी उम्मीद है आप देखते होंगे। तो अमुक पार्टी का जो वोट शेयर है वो करीबन करीबन कितना था, 46% उसका वोट शेयर था। दूसरी पार्टी थी साहब, उसका वोट शेयर करीबन 38% था। और बाकी ये पार्टियां होती हैं उनका छोटा छोटा शेयर डाल देते हैं, 2%, 1%, 2% हो गया, 1% हो गया, कितना बचा, है ना। ये तो हो गया अपना, या 2% और मान लेते हैं 50, ये हो गया 50, 88, 89, 11% मान लेते हैं ये हो गया। ऐसा खूब देखते होंगे आप, ऐसे डायग्राम आपने अपने, चाहे टीवी पर न्यूज़ देख रहे हो या न्यूज़पेपर में न्यूज़ देख रहे हो, आपने खूब देखा होगा, खूब देखा होगा ना कि अमुक पार्टी ने इतना परसेंट वोट पाए, है ना, अमुक पार्टी को इतने परसेंट वोट मिले, ऐसे वोट शेयर देखते हैं अपन। ये जो चार्ट आप देखते हैं यही तो है वृत्त आलेख, यही तो है वृत्त आलेख, ऐसे खूब देखते होंगे आप, है ना। चुनाव के माहौल में तो खूब ऑलमोस्ट हर टीवी और हर वो, और ये भी आते हैं कि भाई
सदन के अंदर, जैसे पूरा अपन कहते हैं साहब, लोकसभा राज्यसभा सदन के अंदर जितने भी उसमें सदस्य होते हैं, उसमें से इतने सदस्य क्या हैं फला पार्टी के हैं, इतने सदस्य दूसरी पार्टी के हैं, तीसरी पार्टी, चौथी पार्टी के, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, है ना। तो एक बहुत आसान सा उदाहरण दे के समझाया है कि ये सब चीज़ें काम आती हैं। जो हम पढ़ते, कई बार होता है ना, मन में आता है सब पढ़ते तो हम चीज़ें हैं वो सर काम कहाँ आती हैं, बेटा काम आती हैं। आप उस फील्ड में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे वो अलग होता है। कोई भी बच्चों कई बार कहते हैं कि त्रिकोणमिति, अरे बेटा बहुत काम आती है। इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर जो आपके मशीन्स डिजाइन हो रही हैं, इवन आपके छोटी सी बातें हैं, बहुत छोटी बातें हैं, आपके फैन की डिजाइन, हर चीज के डिजाइन के अंदर कहीं ना कहीं वो एंगल का खेल होता है। आपने देखा होगा आपके पंखे की जो पंखुड़ियां होती हैं हल्की सी टिल्ट होती हैं, देखा होगा आपने, बिल्कुल फ्लैट ऐसा नहीं होती, हल्की सी टिल्ट होती है, एक शेप बनी हुई होती है। तो वो क्या है, किस तरह से हवा को काटेगा, वो किस तरह से हवा को वो काटता हुआ जाएगा ताकि आपको नीचे तक पूरी क्या मिले, हवा मिले, है ना। थोड़ा देखते हो हल्का सा कर्व शेप होती है, स्लाइटली कर्व शेप हो जाती है एक जगह जाकर, देखा होगा आपने। तो वो सारी चीजें, वो डिजाइन, हाँ वो नए नए चीजें होती रहती हैं। कई बार नए नए जैसे जैसे टाइम बदलता है तो नई नई इन्वेंशन होते रहते हैं, चेंज होता रहता है। लेकिन हाँ, डिजाइनिंग के अंदर वो एंगल बड़ा काम आता है। तो कोई ये कहे ना विद्यार्थी, सर गुरुजी आपने ये पढ़ाया था वो कहाँ काम आता है, मेरे को तो इतने साल हो गए, मेरे को तो आज तक साइंस का काम नहीं आया, आपका कौन सा काम नहीं आया, बेटा वो चीज़, वो लॉजिकल बात नहीं है। वो एक ठीक है कॉमेडी के लिए बन सकती चीज़ें, बट वो लॉजिकल बात नहीं है। सब चीज़ काम आती हैं। आप उस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है। अब बात यही सर हम उस फील्ड में काम नहीं कर रहे, हमें पढ़ा क्यों गया, वो आपके एक, ऑफ कोर्स जैसे मान लीजिए मैथ्स आप पढ़ रहे हैं, हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे मैथ्स लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, दूसरी विषय करेंगे, लेकिन मैथ्स ही नहीं, हर विषय एक सर्टेन लेवल तक का आपको कॉमन पढ़ाया जाता है। जब तक आप 10th में होते हैं कॉमन आपको सर्टेन लेवल तक की हर चीज़, एसएसटी आप सोशल, अब ये मैं डायग्राम बनाया था, है ना, डायग्राम बनाया था, कोई बच्चा कहे साहब मैं तो आर्ट्स नहीं लेनी है तो मैं ये क्यों पढ़ूंगा, बेटा थोड़ी बहुत नॉलेज समाज के बारे में होनी चाहिए। विज्ञान, क्या क्या नए नए इनोवेशन चल रहे हैं, कौन कौन सेक्टर में नए नए काम हो रहे हैं, सब चीज़ आप उसके जब बेसिक लॉज ही आपके नहीं आएंगे तो समझोगे क्या, है ना। तो वो सब चीज़ें मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के अंदर, आपके दिमाग की सोचने की क्षमता के अंदर सब चीज़ काम आती हैं। तो विषय, हर विषय जो पढ़ाए जाते हैं वो इसलिए एक बेसिक बनाया गया कि कम से कम इतने लेवल की जानकारी सबको होनी चाहिए। उसके बाद फिर जो हायर लेवल है, जो उच्च स्तर है, वो वही लेता है जिसको उस फील्ड में आगे बढ़ना होता है। तो वो एक अलग बात हो गई, वो एक अलग बात होगी। बट हाँ, ये कहना कि ये चीज़ पढ़ रहे हैं कहाँ काम आती है, ये इलॉजिकल बात है ना। चलिए आइए दोबारा अपने मूल काम पे आते हैं। तो सर्किल ग्राफ जो मैंने आपको बना के दिखाया ये बहुत काम आता है। अब इसका जो मेन काम है, जैसे आपने यहाँ पे देखा, मैंने डायग्राम बनाया था, आपने देखा कि जितने मतदाता थे, है ना, जितने मतदाता थे, जितने वोटर्स थे, कुल मिला के क्या हो गए वो 100%। बात समझ आ रही मेरी, समझना बात को। अगर ये बात समझ ली तो जो पाई चार्ट का कॉन्सेप्ट है, बनाने का तरीका है, वो सब आराम समझ में आ जाएगा, फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो पूरे जो वोटर्स थे उनको अपन 100% मान लें, कुल वोटर्स को 100% मान लें। अब इस वोटर में से 100% वोटर मतलब संपूर्ण वोटर्स, टोटल जिन्होंने वोट किया, उन वोटर्स में से 46% ने अमुक पार्टी को मान लेते हैं वोट दिया, मान लेते हैं एबीसी पार्टी को वोट दिया, है ना। और 38% ने इसको दिया, एक्स वाई जेड पार्टी को वोट दिया, ये पी पार्टी को, क्यू पार्टी को, फलाना पार्टी को, ढिमकाना पार्टी को, ऐसे हो सकते हैं नाम अपने, है ना। तो कहने का मतलब क्या था, एक बात यहाँ दिख रही है, वही इसका मेन काम है, मूल परिभाषा है कि कुल को, टोटल को उसके पार्ट्स में शो करना। कुल कितने वोटर्स थे, 100%। कुल कितने वोटर्स थे, 100% थे। 100% को क्या कर दिया अपन, उसके जो भाग हुए, जो पार्ट्स हुए, वो गोले में शो कर दिए कि 46% किसका, कुल का, किसका, होल का, WHOLE, होल मतलब संपूर्ण। तो संपूर्ण का एक भाग 46% एबीसी पार्टी ले गई, दूसरा भाग 38% एक्स वाई पार्टी ले गई, और बाकी औरों में थोड़ा थोड़ा शून्य 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 बढ़ गया। तो कुल को भागों में, कुल का क्या संबंध है भागों से, बड़े आराम से पता लग जाता है ना। तो ये चीज इसकी मेन अपनी परिभाषा है जो यहाँ लिख शुरू कर दी है। अ सर्किल ग्राफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ होल
क्या, संपूर्ण, एंड इट्स पार्ट्स, पार्ट और होल के मध्य का बड़ा ही खूबसूरत संबंध हम वृत्त, अपने आलेख या पाई चित्र या पाई चार्ट बोल लेते हैं इसको, तो वृत्त आलेख या पाई चार्ट, सर्किल ग्राफ या पाई चार्ट से अपन शो करते हैं। तो एक वृत्त आलेख एक संपूर्ण, किसमें, संपूर्ण और उसके भागों में संबंध दर्शाता है। वृत्तालेख क्या कहता है, संपूर्ण कितना है, उस संपूर्ण के जो पार्टीशंस हैं, जैसे मान लो मैं और भी आसान बात बोलूँ, आपके पापा की सैलरी जो आती है, वो आपको जो सैलरी आती है उसको बोलते हैं अपन इनकम, आय, है ना। उस आय में से ही वो सारे खर्चे करते हैं, आपकी शिक्षा के ऊपर, आपके कपड़ों के ऊपर, भोजन के ऊपर, अगर मकान किराए का है तो किराया दे रहे हैं उसका, अन्य खर्चे होते हैं, राशन की, साग सब्जी, है ना, इन सब पे खर्चे होते हैं। और फिर कुछ कोशिश करते हैं बचाने की, ताकि भविष्य में काम आ सके, आप उच्च शिक्षा की ओर जाओ, है ना, आपकी शादी हो वगैरह में इन सब में काम आ सके, उसके लिए अपन आगे की चीज़ों के लिए सेविंग भी करते हैं, है ना। है? तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपके पापा की सैलरी आई, है ना, जो आपके आजकल तो हस्बैंड और वाइफ कई बार घर में दोनों कमाते हैं, दोनों की सैलरी को अपन ले लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो कुल जो अपनी आय आई, उस आय का कुछ हद तक भाग तो क्या है, हमारा खर्च हो जाता है, इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर, क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेंडिचर, व्यय। कुछ हम सेविंग भविष्य के लिए बचा के रखते हैं, उसको बोलते हैं अपन बचत बोलते हैं, सेविंग बोलते हैं। तो इनकम, आय के दो अपने भाग हो गए, एक तो एक्सपेंडिचर हो गया और क्या हो, सेविंग। अब उस एक्सपेंडिचर के अंदर भी कुछ पोर्शन, कुछ भाग कहाँ हुआ, शिक्षा पे खर्च हुआ, है ना, कुछ भाग कहाँ हुआ, अपने खाने पीने भोजन पे खर्च हुआ, कुछ भाग कहाँ हुआ, कपड़ों पे खर्च हुआ, कुछ भाग कहाँ हुआ, आप स्कूल जा रहे हैं, आपके फादर मदर मान लें जॉब पे जा रहे हैं, उसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा हो रहा है, पेट्रोल पे खर्चा हो रहा है ना, वो अपने उस पर खर्चा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन परिवहन पे खर्चा हो गया है? ऐसे उसके पार्ट्स जाएंगे। तो कुल जो एक्सपेंडिचर है उसके क्या हो गए, भाग हो गए। या कुल जो आय है, उस आय का एक हिस्सा तो कौन, एक्सपेंडिचर, पूरे खर्चे, और एक छोटा सा हिस्सा क्या है, अपना सेविंग। सेविंग बहुत ज़्यादा हो नहीं पाती है ना, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो उस चक्कर में अपने जो चीज़ अपन पढ़ रहे हैं वो डे टू डे लाइफ में अपने काम आती हैं। तो हियर द होल सर्किल इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। अब शो कैसे करते हैं, ये तो परिभाषा हो गई, ये करेगा, ये तो परिभाषा हो गई कि सर्किल चार्ट, सर्किल जो अपना डायग्राम है, सर्किल जो अपना ग्राफ है या पाई चार्ट जो है, वो करेगा क्या, वो संपूर्ण के उसके भागों से क्या संबंध है, कितने गुना है, कितना एक भाग दूसरा कितना गुना है, या जो एक भाग है वो संपूर्ण का कितना हिस्सा है, आधा हिस्सा है, वन थर्ड हिस्सा है, अभी मैं डायग्राम लेके बताऊंगा भी, है ना, वो सब चीज़ें अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब कैसे करेगा साहब, शो कैसे करेंगे, हियर द होल सर्किल इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। सेक्टर्स क्या होते हैं जानते हैं, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ सेक्टर्स क्या होते हैं। सर्किल, और आप जानते हो ये क्या होती है सर्किल की, ये सर्किल की सरकमफ्रेंस होती है। क्या होती है सर्किल की, ये सर्किल की सरकमफ्रेंस होती है, परिधि होती है, परिधि। परिधि का कोई भी जो भाग होता है उसको अपन बोलते हैं चाप, क्या बोलते हैं उसको अपन, आर्क बोलते हैं ना, कोई भी जो भाग है उसको अपन चाप बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। यहाँ होता है केंद्र, और ये दो क्या है, त्रिज्या। तो दो त्रिज्या शुरू कहाँ से हो रही हैं, सेंटर से, केंद्र से, और उन त्रिज्याओं के बीच में जो चाप आ रहा है, आर्क आ रहा है, इसका जो टुकड़ा बना, ये जो टुकड़ा बना जिसको मैं अभी येलो कलर से शो करने वाला हूं, जो ये टुकड़ा बना ये कहलाता है त्रिज्याओं द्वारा बनाया गया खंड। त्रिज्याओं द्वारा बनाया गया खंड, इसलिए क्या नाम पड़ा इसका बेटा, त्रिज्य खंड। क्या नाम पड़ा इसका, त्रिज्य खंड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेक्टर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन इसको, सेक्टर। ऐसे सेक्टर ये बन सकता है, ऐसे ये बन सकता है, ये बहुत सारे सेक्टर बन सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, वृत्त का जो आलेख है, पाई जो चार्ट है, उसमें त्रिज्य खंड के रूप में टुकड़े होते हैं। वृत्त के टुकड़े कौन से होते हैं, पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा, है ना। ऐसे क्या करते हैं, इसको अपन पूरे वृत्त के टुकड़े हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, हियर द होल सर्किल इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर। यहाँ संपूर्ण वृत्त को त्रिज्य खंडों में विभाजित किया जाता है। आपने देखा, याद तो आपको होगा, जैसे मैंने कहा था कि फला पार्टी ने 46% क्या कर लिए, वोट ले लिए, तो सबसे बड़ा त्रिज्यखंड इसको मिल गया।
सबसे बड़ा त्रिज्यखंड इसको मिल गया। दूसरी पार्टी ने मान लेते हैं सब 38% वोट लिए, उससे छोटा त्रिज्यखंड इसको मिल गया, 38% वोट इसने ले लिए। किसी पार्टी ने मान लें 2% लिए, उसको बड़ा छोटा सा त्रिज्यखंड मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे बार में क्या था, बार में क्या था, बार में था साहब कि जितना बड़ा बार वो वैल्यू उतनी बड़ी। यहाँ पर जितना बड़ा त्रिज्यखंड, जितना बड़ा सेक्टर दिख रहा है, ये कितना बड़ा सेक्टर है, तो जिसकी वैल्यू, जिसकी इंफॉर्मेशन का मान सबसे ज्यादा, उसको सबसे बड़ा त्रिज्यखंड मिलेगा। जिसकी इंफॉर्मेशन का, जिसकी सूचना का मान सबसे छोटा है, उसको सबसे छोटा त्रिज्यखंड क्या होता है, मिलता है ना। तो द साइज ऑफ ईच सेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिविटी और इंफॉर्मेशन इट रिप्रेजेंट। जो इंफॉर्मेशन आप शो कर रहे हो, जितनी बड़ी इंफॉर्मेशन उतना ही साइज त्रिज्यखंड का बड़ा मिलेगा उसको। जितनी इंफॉर्मेशन कम होगी उतना ही साइज उस इंफॉर्मेशन के लिए बने हुए त्रिज्यखंड का छोटा होगा। तो आओ हिंदी में देखते हैं। यहाँ संपूर्ण वृत्त को त्रिज्य खंडों में विभाजित किया जाता है। पूरी इंफॉर्मेशन त्रिज्य खंडों के रूप में शो होगी। प्रत्येक त्रिज्य खंड का, अब आप प्रत्येक त्रिज्य खंड का साइज, जो आपने कहा था एक त्रिज्य खंड तो आपने इतना बड़ा रखा है, एक कम रखा है, और एक तो बहुत छोटा सा नन्ना मुन्ना राही कर दिया। अरे बेटा, जिस त्रिज्य खंड को अपन को बड़ा रखना है, इसका मतलब वहाँ इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा थी। जो त्रिज्य खंड सबसे कम है, जो सेक्टर सबसे कम है, इसका मतलब उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन सबसे क्या थी, कम थी। तो त्रिज्य खंड का आमाप, त्रिज्य खंड का जो साइज है, वो आपको बताएगा कि जो जिस एक्टिविटी को मैं शो कर रहा हूँ, जिस क्रिया को मैं शो कर रहा हूँ, जिस इंफॉर्मेशन को मैं शो कर रहा हूँ, उस इंफॉर्मेशन की वैल्यू कितनी है। मोर द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, मोर इज द अपना सेक्टर की साइज। लेसर इज द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, लेसर इज द साइज ऑफ द अपना सेक्टर। अब मैंने इसको एग्जाम्पल लेके शुरू करता हूँ। जैसे आपको बुक का एग्जाम्पल लिया है ना, आपकी बुक का एग्जाम्पल दे देते हैं, अच्छा एग्जाम्पल है। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए जो 24 घंटे हैं, पूरा दिन जो है, वो दिन इन जनरल वो अपनी लाइफ में, स्कूल ड्यूरेशन में किस तरह से अपना व्यतीत करते हैं, ये स्टडी की गई। क्या स्टडी की है? स्कूल जब वो पढ़ रहे होते हैं उस टाइम उनका जो डे है, डे एक्टिविटी है, जो उनके क्रियाकलाप है पूरे दिन भर का, उसमें वो कितने कितने घंटे किस कार्य में अपना वो उनको देने पड़ते हैं, उसके बारे में बात की गई, या देने चाहिए ऐसा बोल रहे हैं, है ना, उसके बारे में बात की गई है। तो ये एक स्टूडेंट लाइफ का जो पूरे दिन भर का जिनका उनका शेड्यूल होना चाहिए, उसके बारे में बात की गई है। 8 घंटे की स्लीप, 8 घंटे का क्या है, सोने का समय है। तो टोटल कितने हैं, 24 घंटे टोटल। आपको पता लग गया ना, टोटल आवर्स, टोटल आवर्स पर डे जो है, अपने पास 24 आवर्स का खेल है ना, कुल घंटे प्रतिदिन। तो टोटल आवर्स अ डे 24 घंटे होते हैं। तो ये होल हो गया, जो मैं बोला था ना WHOLE, जो क्या बोला था मैं, WHOLE क्या बोला था मैं, होल। और फिर क्या करते हैं, होल का संबंध कहाँ दिखा रहा है, पार्ट से। तो बेटा 24 घंटे तो हो गया अपना होल। अब पार्ट्स क्या थे भाई, बच्चा उसी 24 घंटे में स्कूल भी जाएगा, उस 24 घंटे में सोना भी है। जो स्कूल में गृह कार्य मिला, टीचर ने दिया है ना, वो गृह कार्य, वो होमवर्क भी उन्हीं 24 घंटों में करना है। खेलना भी है ना, भी खेल भी जरूरी है, अपने फिजिकल वर्क भी जरूरी है अपनी हेल्थ के लिए, है ना, खेलना भी चाहिए। और दूसरे छोटे छोटे मोटे काम भी होते हैं, वो भी होते हैं, उसके अदर्स के लिए भी कर दिया अपन ने, टाइम दे दिया। तो जो पूरा होल था 24 आवर्स। होल क्या था, 24 आवर्स था, ये तो होल था। अब इस होल के जो पार्ट्स हो सकते हैं, सोना, स्कूल में जाना, खेलना, गृह कार्य करना, वगैरह 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 वगैरह, ये क्या थे, इसके पार्ट्स थे। तो इस पाई चित्र ने, इस अपने सर्किल डायग्राम ने हमारे होल का संबंध उसके पार्ट से शो कर दिया, और उससे कई तरह की इंफॉर्मेशन अपन और निकाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लो साहब, हमने एक छोटा सा यहाँ पर इसको ले लेते हैं,
जैसे मान लो यहाँ पर मैंने कहा कि स्लीप का, सोने का पूरे होल से क्या संबंध है। स्लीप का जो हिस्सा है वो क्या है पूरे टोटल का। तो भाई टोटल में थे अपने 24 घंटे, स्लीप करते हो कितना, 8 घंटे। स्लीप कितना कर रहे हो आप, 8 घंटे कर रहे हो या करना चाहिए। तो आपको पता लगा 1/3, तो 1/3 टाइम आपको, दिन भर का 1/3, दिन भर का 1/3 समय सोने में अपना जा रहा है ना, या जाना चाहिए, जो मानना है वो मान सकते हैं। तो क्या कहते भी हैं ना, अभी चलो 8 घंटे स्लीप बच्चों को, खेलते भी हैं, एनर्जी भी खर्च होती है, 8 घंटे की अच्छी स्लीप मिलनी चाहिए। तो 1/3 हिस्सा, कितना, 1/3 हिस्सा आपका कहाँ जा रहा है, तो ये बता रहा है, ये संबंध हुआ कि पूरे का 1/3 सोने में समय जा रहा है, पूरे का 1/3 सोने में समय जा रहा है। मान लो स्कूल की बात करें, मान लो स्कूल की बात करें कि स्कूल में कितना समय जा रहा है, स्कूल में कितना समय जा रहा है। 24 घंटे में से आप मान लेते हैं, या 6 घंटे दे रखा है, 6 आवर आप स्कूल रहते हैं, 1/4 पूरे दिन का चौथाई हिस्सा, पूरे दिन भर का चौथाई हिस्सा आप कहाँ रहते हैं, स्कूल में अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं, है ना। स्कूल में आप अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं चौथाई हिस्से के अंदर। मान लो कोई पूछे भाई होमवर्क में कितना समय जा रहा है मेरा टोटल में से, तो होमवर्क जो गृह कार्य है, क्या है, जो गृह कार्य है भैया, 24 घंटे का आपको समय मिला था, आपने गृह कार्य किया 4 घंटे का 1/6 हिस्सा, 1/6, 1/6 मतलब छठा हिस्सा पूरे दिन भर का अपन कहाँ लगा देते हैं, होमवर्क करने में लगा देते हैं। तो ये इस तरह की स्टडी अपन को मिल सकती है किसमें, अपने पाई चार्ट में। तो दो बातें समझ में आई, बोलो क्या, एक तो क्या, टोटल का पार्ट से संबंध, कुल का, संपूर्ण का, उसके भागों से संबंध किस तरह से निकाल सकते हैं। फिलहाल तो मैंने यहाँ पर टोटल जो एक्चुअल डाटा है उस पर निकाला है। क्या निकाला है मैंने, एक्चुअल डाटा। जो देखो यहाँ पूरा डाटा एक्चुअल था, 24 घंटे का मामला था, 6 घंटे ये, 3 घंटे ये, 3 घंटे ये, 4 घंटा ये, 8 घंटा ये, तो एक्चुअल डाटा के बेस पर निकाला है। अब जैसे ही मैंने एक्चुअल डाटा बोला, जैसे ही मैंने जो रियल जो डेटा दे रखा है आपको उसकी बात बोली, तो आप बोलना सर ये क्यों बोला आपने। बेटा बोलने की वजह थी, पाई चार्ट 3 प्रकार से बनता है। एक परसेंटेज में, जो मैं बहुत टाइम से बनाता आ रहा हूँ, है ना, 46%, 38%, जो बहुत टाइम से बनाता आ रहा हूँ मैं परसेंटेज का। एक बनता है डिग्री में, जो बनाऊंगा कुछ देर बाद, जो कुछ देर बाद में बनाने वाला हूँ डिग्री के अंदर, क्योंकि अल्टीमेटली ये तो पता ही है आपको, ये तो पता ही है ना, सर्किल पे कुल कितना डिग्री घूम जाते हैं अपन, ये पूरा कितना डिग्री घूम गए अपन, 360 डिग्री घूम गए। जहाँ से शुरू हुए वहीं दोबारा खत्म कर दिया, किया अपन ने, ज्वाइन कर दिया स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट को, तो कुल कितना घूमते हैं, 360 डिग्री घूमते हैं ना। 360 डिग्री अपन रिवॉल्व कर देते हैं। अगर अपन जहाँ से शुरू हुए दोबारा वहीं आ गए तो कितना कोण बनता है, एक 360 डिग्री। कितना कोण बनता है, 360 डिग्री कोण बनता है। तो अब यहाँ डायग्राम को पर समझने के लिए, और मैं ऐसा पढ़ाना चाहता हूँ कि दोबारा कभी जिंदगी में आपको इसको सोचना नहीं पड़े, सर्किल चार्ट आए तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो। 3 तरह से डेटा दे सकता हूँ। एक इसमें परसेंटेज में, कैसे दूंगा, अभी एग्जांपल लूंगा। एक इसमें परसेंटेज में, एक इसमें ये एक्चुअल, ये मैंने एक्चुअल डेटा लिया पूरा पूरा, 24 घंटे का पूरा था ही, कुछ चेंज नहीं किया। रुपए में हो तो पूरे कितने रुपए हैं वो दे दूंगा आपको, और ये कितने रुपए, रुपए 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 कोई चीज़ है मान लो, है ना, रुपए में खर्चे वगैरह हों, कहा था ना मैंने कि आय, इनकम आई, उस इनकम से आपने खर्चे किए, है ना, खाने में, रहने में, कपड़ों में, है ना, पढ़ाई में, जो भी खर्चे की बिल्स आपने पे किए, है ना, पानी का, बिजली का बिल जो आते हैं वो आपने पे किए, अपने मोबाइल के रिचार्ज के बिल आपने पे किए, वो सब चीज़ें, बिल्स वगैरह जो भी हैं वो किस रुपए में है, तो डाटा रुपए 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 रुपए, एक्चुअल डेटा। तो परसेंटेज देख लिया आपने, एक्चुअल डाटा देख लिया आपने। एक अभी देखोगे डिग्री में, क्योंकि डिग्री का खेल शुरू हो गया, क्योंकि सर्किल है, सर्किल में पूरा कितना होता है, 360 डिग्री। तो लॉजिक दिमाग में आ गया कि सर ये बात कहीं ना कहीं आप ऐसा तो नहीं बोल रहे, कहीं ये तो बताना नहीं चाह रहे कि जो चीज ये अभी रुपए में, जैसे यहाँ पे कितना घंटों की बात चल रही है, जो चीज घंटों में 24 है वो डिग्री में कितनी है, 360 डिग्री। क्यों, घंटों की बात करें तो कुल कितने हैं यहाँ पे, 24। अगर घंटों की बात करें तो कुल कितने हैं यहाँ पर, 24। वही चीज अगर मैं डिग्री में बदल दूं, वही चीज अगर मैं कहाँ बदल दूं, कोण में बदल दूं,
तो कितना हो जाएगा वो 360 डिग्री। कितना हो जाएगा वो 360 डिग्री। तो मेरी ये बात ध्यान रखना, एक्सप्लेन तो खैर मैं करूंगा ही करूंगा, कि जो डेटा देने का पैटर्न है, इस पे जो आधारित क्वेश्चन है वो तीन तरह से होगा। पहला डेटा देने का पैटर्न कि भाई डेटा एक्चुअल, जैसे ये 24 घंटे था, हर चीज घंटे में ही है। दूसरी बात क्या, परसेंटेज में, कि 24 घंटे क्या हो जाएंगे 100%। भाई परसेंटेज में टोटल क्या होता है, परसेंटेज में टोटल क्या होता है 100%, तो जो 24 घंटे हैं वो बन जाएंगे 100%। डिग्री में टोटल क्या होता है 360 डिग्री, पूरे गोले में कितना डिग्री है 360 डिग्री। तो अगर इस घंटों को मुझे डिग्री में बदलना है तो 24 घंटे क्या बन जाएंगे 360 डिग्री। क्या मेरी दो बात ध्यान रही? अभी ये क्वेश्चन करूंगा और बताऊं कॉन्सेप्ट, तो ये करने वाला हूं। कौन सी बातें? एक्चुअल डाटा को कहाँ बदलना है परसेंटेज में, तो 24 घंटे को बदलना है परसेंटेज में, तो 24 घंटे इजगल टू 100%, बाकी चेंज में कर लूंगा। अगर इस 24 घंटे को टोटल डेटा को मुझे बदलना है डिग्री में, तो डिग्री कितनी होती है 360 डिग्री, तो 24 घंटे क्या बन जाएंगे 360 डिग्री, तो टोटल इजगल टू टोटल डिग्री, टोटल वैल्यू इजगल टू टोटल डिग्री, टोटल वैल्यू इजगल टोटल परसेंटेज। डाटा लाना परसेंटेज में, डाटा लाना परसेंटेज में, तो टोटल डेटा इजगल टू टोटल परसेंटेज, यानी कि 100%। डाटा लाना डिग्री में, तो टोटल डेटा इजगल टू 360 डिग्री, टोटल डिग्री। इस तरह से इसको अपन चेंज करके और फिर क्वेश्चंस को आगे लेना अपन अभी सीखने वाले हैं इसका। तो कुल का भागों से जो संबंध है वो अपन आराम से इस तरह से निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहां किसी क्षेत्र में, है ना, किसी क्षेत्र में जो जनसंख्या है वो किस एज की क्या जनसंख्या है उसका डेटा यहां पर आपको दे रखा है। कोई भी क्षेत्र जिसका अध्ययन करना चाहते हैं अपन, कोई भी रीजन है जिसका अपन अध्ययन करना चाहते हैं, 0 से 14 वर्ष के जनसंख्या में हिस्सा 30,000 है, 30,000, है ना। वो कौन है जिनकी आयु 0 से 14, मतलब बच्चे जो 14 वर्ष तक के हैं उनको शामिल किया गया है, वो 30,000 हैं। 15 से 60 के मध्य जो जनसंख्या है वो 50,000 है। कितनी है वो 50,000 है। और जो 60 ईयर्स और मोर हैं, 60 वर्ष या अधिक के जो लोग हैं उनकी संख्या 20,000 है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पूरी जो जनसंख्या थी जिस क्षेत्र का हम अध्ययन कर रहे हैं, कुल जनसंख्या क्षेत्र की कुल जनसंख्या टोटल पॉपुलेशन ऑफ रीजन, टोटल पॉपुलेशन ऑफ रीजन, जिस क्षेत्र की बात हो रही है ना, वो आपको यहां दे रखी है। 20,000 ये, 30,000 ये, 50,000 ये, 1,00,000। इतनी जनसंख्या है उस जगह की जहां स्टडी कर रहे हैं अपन, 1,00,000 है। अब उस 1,00,000 के वर्षों के अनुसार जो 3 पार्टीशन किए हैं आपने, 3 भाग किए हैं, बस ये उनके संबंध को दर्शा रहा है ना। तो कुल जनसंख्या कितनी है? कुल जनसंख्या आपके पास है 1,00,000। उस 1,00,000 का जो 3 विभाजन किए हमने आयु के अनुसार, 0 से 14 ईयर्स, 15 से 60 ईयर्स, और 60 से ऊपर वाले जो लोग हैं उनको हमने यहाँ पे शामिल किया है। तो क्षेत्र की कुल जनसंख्या 1,00,000 के 3 हिस्से कर दिए गए। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई जो 0 से 14 ईयर्स हैं, 0 से 14 ईयर्स वाले जो हैं वो कितना हिस्सा है जनसंख्या का, तो कुल कितना है 1,00,000, कुल कितना है 1,00,000, और 0 से 14 कितने हैं 30,000, कितने हैं 30,000। तो 4 0 कट गए, 3/10, यानी कि अब देखो फ्रैक्शन में बात करें तो 10 में से तीसरा हिस्सा, मतलब 3/10, मतलब हर 10 में से 3 लोग कौन है 0 से 14 ईयर्स के हैं, हर 10 में से 3 लोग कौन है 0 से 14 ईयर्स के हैं। थोड़ी जगह छोड़ रहा हूं, कुछ करूंगा इसके अंदर मैं भी। अब मैंने कहा 15 से 60 ईयर्स वाले, 15 से 60 वर्ष वाले कुल कितने हैं अपने पास 1,00,000,
कुल कितने हैं 1 लाख जनसंख्या, और 15 से 60 वाले कितने हैं 50,000, सीधा कट गया 2 से। आधा, आधी जनसंख्या किसकी है 15 से 60 सालों के बीच के वर्ष में जो है उनके पर आधारित जनसंख्या है। मतलब कुल जनसंख्या का आधा, आधा हिस्सा कहाँ लाई कर रहा है, आधा हिस्सा 15 से 60 वर्ष के लोगों के लिए इसमें शामिल है। अब देखो मैंने ये कहा कि थोड़ा सा मैंने पोर्शन इसमें छोड़ा है। परसेंटेज कैसे बदलते हो 100 के आधार पर, तो 3/10 जो क्या था भिन्न था, फ्रैक्शन था। अभी किसमें आंसर आ रहा है फ्रैक्शन में, ये भी किसमें आंसर आए थे फ्रैक्शन में। 1/3 1/3 हिस्सा स्लीप में जा रहा है, सोने में जा रहा है टाइम का। 1/4 चौथाई हिस्सा कहाँ जा रहा है स्कूल में जाने, स्कूल में वक्त गुजार रहे हैं अपन। 1/6 छठवां हिस्सा कहाँ खर्च हो रहा है अपना होमवर्क में खर्च हो रहा है। तो आपके दिमाग में आया कि सर ये तो था फ्रैक्शन में, भिन्न में, किसमें था फ्रैक्शन भिन्न में। अब मैं इसी बात को परसेंटेज में चेंज करना चाहूं, इनटू 100 कर दो, शून्य से शून्य कटा 30%। लो डेटा कहाँ आ गया, आंसर कहाँ आ गया परसेंटेज में। 1/2 था, 1/2 जो फ्रैक्शन में था, भिन्न में था, जो कह रहा था आधा हिस्सा कहाँ किसके अकॉर्डिंग है 15 से 60 वर्ष के जो लोग हैं वो शामिल है आधे हिस्से में। इसको मैंने 100 से इंटू कर दिया, अभी कितना हो गया 50%। 50% जनसंख्या कहाँ लाई कर रही है, 50% जनसंख्या किससे शामिल, किसमें कौन शामिल है उसमें, उसमें 15 से 60 वर्ष के बीच के लोग शामिल है। तो अपन इसको, तो परसेंटेज और फ्रैक्शन का जो संबंध है वो तो आप आराम से समझ गए, वो तो आप बचपन से करते आ रहे हो। अब एक डिग्री वाला संबंध है, डिग्री वाला संबंध है, वो चीज बताने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अगर अपन इस टॉपिक की बात करें तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। यहाँ आप सारा बेसिक सीख जाएंगे किस तरह से मैं डेटा को चेंज करता हूँ डिग्री में। क्योंकि वृत्त आलेख की बात करें, अपन पाई चार्ट की बात करें, तो मुख्य काम तो डिग्री का ही है ना, मुख्य काम तो क्या है अपना डिग्री वाला ही है। क्यों, सर्किल में कुल मिला के कितना बनता है भैया, सर्किल में कुल मिला के कोण कितने का बनता है सर, सर्किल पूरा करते हैं तो कोण बनता है 360 डिग्री का, कि जहां से शुरू हुए वहीं खत्म हो गए अपन, है ना। 360 डिग्री का अपना कोण बन रहा है। अब पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको सीखते हैं किस तरह से मैं इसको चेंज करूंगा। ऑन अ पर्टिकुलर डे द सेल्स, रुपीज में है, ठीक है ना, सब रुपीज में है, इसका मतलब 320 रुपए में ऊपर लिख दिया गया, तो यहाँ नहीं लिखा है बार बार। 320 रुपए, 80 रुपए, 160 रुपए, रुपए रुपए। तो ऑन अ पर्टिकुलर डे द सेल्स इन रुपीज ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ अ बेकरी, बेकर शॉप होता है ना, बेकरी बनते हैं, बिस्कुट बनते हैं, ब्रेड बनते हैं, बेकरी बोलते हैं बेकरी, तो बेकरी के ऊपर आधारित प्रश्न है। तो ऑन अ पर्टिकुलर डे द सेल्स इन रुपीज ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ ए बेकर्स शॉप आर गिवन बिलो। ड्रॉ अ पाई चार्ट फॉर दिस डेटा, इस डेटा के लिए पाई चार्ट बनाओ। एक विशेष दिन किसी बेकरी की दुकान से हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री। वस्तुएं कौन कौन सी हैं, ऑर्डिनरी ब्रेड है, साधारण ब्रेड, फ्रूट ब्रेड, आज ना फ्रूट के टुकड़े लगे होते हैं ब्रेड के अंदर, तो फ्रूट ब्रेड, केक्स एंड पेस्ट्रीज, है ना, और बिस्किट्स और अदर्स, अन्य चीजें बेकरी की। तो इनकी जो बिक्री है रुपए में वो नीचे दी गई है। इन आंकड़ों के लिए एक पाई चित्र खींचिए। ऑर्डिनरी ब्रेड पे कितना सेल हुई 320 रुपए की, फ्रूट ब्रेड पे सेल हुई 80 रुपए की, केक्स एंड पेस्ट्रीज पे सेल हुई 160 रुपीज़ की, और बिस्किट्स पे सेल हुई 120 रुपीज़ की, अदर्स पे सेल हुई 40 रुपए की। अब बनाना है अपन को पाई चार्ट, अपन बनाएंगे इसको डिग्री में। अपन कहाँ बनाएंगे इसको, डिग्री में। तो मैंने ये कहा था कि लॉजिक ये है कि जो डेटा दे रखा है आपको, जो समंग दे रखे हैं, समंग रुपए में है तो रुपए में चलने दो, समंग किसी में भी हो, जो भी टोटल डेटा है उसको 360 डिग्री के बराबर रख दो। बहुत सिंपल फंडा बता रहा हूं कि डेटा का टोटल, अगर आंसर लाना है परसेंटेज में तो परसेंटेज का टोटल, पूरा गोल घूमने में, पूरा सर्किल घूमने में कितना एंगल 360 डिग्री। तो कुल डेटा, कुल समंग जिस भी इकाई में है, या इकाई कौन है समंग की, रुपया, तो कुल समंग जिस इकाई में है वो कुल एंगल के बराबर रखकर अपन उस समंग की एक इकाई की मान निकाल लेंगे, और जब
एक इकाई का मान आ जाएगा। जैसे मान लो मैं आपको बता दूं कि एक आम 20 रुपए का है, तो फिर तो आपको कैसा मजा आ गया, दो आम बोलोगे 40 रुपए के, तीन आम बोलोगे 3 × 20 अपने 60 रुपए के, चार आम बोलूंगा 4 × 20 80 रुपए के। तो एक का अगर नॉलेज पता लग गई, एक इकाई की नॉलेज पता लग गई, एक इकाई का ज्ञान मिल गया, तो मैं आपसे कुछ भी पूछ लूं आप आराम से बेझिझक सब कुछ निकाल लोगे। वही यहाँ करना है, वही यहाँ करना है। आओ मैं सिखाता हूँ आपको। तो पहला काम टोटल डेटा निकाल लो, पहला काम टोटल डेटा निकाल लो। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। टोटल ऑफ डेटा इन ऑफ कोर्स रुपीज में आएगा, सेल्स तो टोटल ऑफ डेटा यानी सेल्स का रुपीज में आएगा। तो वो कितने हैं भैया, 320 80 160, 320 प्लस 180 प्लस 60 प्लस 120 और 40, 120 प्लस 40, और जो भी आएगा ऑफ कोर्स वो किस में होंगे, रुपीज में होंगे। 320 और 180 400 500, 560, 560 और 120 680, 680 और 40 720 रुपए, यानी कि 720 रुपए का आपका कुल सेल हुई है। टोटल ऑफ डेटा यानी कि सेल्स ऑफ कोर्स है ना, समंकों का कुल, समंकों का कुल, यहाँ पे समंक किसके हैं, सेल्स के। टोटल सेल्स कितना आ गया, 720 रुपए। अब लॉजिक ये है फॉर पाई चार्ट, आपको डेटा अगर डिग्री में लेके आना है ना, फॉर पाई चार्ट, पाई चार्ट के लिए सिर्फ एक लॉजिक, केवल एक लॉजिक, टोटल डेटा इजगल टू टोटल डिग्री यानी कि 360 डिग्री। कुल जो समंक है, समंकों का कुल लिख लेते हैं, समंकों का कुल रुपीज में है तो रुपीज में, यहाँ तो रुपीज में ही है ना, तो रुपीज में ही अपन लेंगे। बस एक चीज, ये एक अकेला अपने पास लॉजिक है, बस और कुछ ध्यान मत रखना, सब इससे हो जाएगा, डिग्री में लाने के लिए काम सब इसमें हो जाएगा। तो यहां पर हुआ ये, रुपया 720 जो है वो 360 डिग्री के बराबर आ गया। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक कांकी अपना पास एक नियम होता है, एकेकी नियम। क्या नियम होता है, एकेकी नियम। हिंदी में क्या बोलते हैं अपना, हिंदी में बोलते हैं एकेकी नियम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड। कौन सा बोलते हैं, यूनिटरी मेथड। तो रुपया 720 अगर 360 डिग्री है, तो कोई आपसे कोई पूछे रुपया एक का वैल्यू क्या होगी, 1 रुपये वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे सर यहाँ एक करना है। अगर यहाँ एक करना है, 720 को लात मार के नीचे भेज दो। मैंने कहा हाँ शानदार काम है। अगर यहाँ एक करना है, 720 नहीं होने चाहिए, उठा के कने जाओ उसके नीचे ले जाओ, तो यहाँ एक छूट गया, और यहाँ पे 360 के नीचे कितना आ गया, 720 आ गया, और डिग्री चल रहा है, चलने दो, रुपया ही रह गया, रह गया अजी, रुपया तो यहीं रह गया, हाँ रुपया यहीं रह गया। जब 720 को पकड़ के नीचे खींच के ले गए, यहाँ क्या छोड़ गया, वो एक छोड़ गया, क्या छोड़ गया, वो एक छोड़ गया, 720 नीचे आ गया, 360 720 जैसा भी आया, जितना भी आया, फ्रैक्शन बचे फ्रैक्शन में छोड़ दो, पूरा कट रहा हो पूरा काट, जैसा आया छोड़ दो, कोई तकलीफ नहीं है, आगे जाके वो अपना आप सॉल्व हो जाएगा। हाल फिलहाल रुपया एक की वैल्यू, ये पूरा कट रहा है 1/2, 1/2 डिग्री आ गई। बताओ इससे बेस्ट क्या हो सकता है। आपने कहा सर इससे क्यों इतना खुश हो रहे हो, 1 रुपए का मान आ गया तो आपने क्या गढ़ जीत लिया। मैं बेटा क्वेश्चन पूरा हो गया। अगर मुझे 1 रुपए का पता लग गया कितने डिग्री हैं, तो क्या 2 रुपए का पता नहीं लगेगा आपको, सर उसमें क्या है, 1 रुपए का मतलब आधा डिग्री, तो 2 रुपए का मतलब 2 × आधा डिग्री, 10 रुपए का मतलब 10 × आधा डिग्री, 100 रुपए का मतलब 100 × आधा डिग्री, 500 का मतलब 500 × आधा डिग्री, 1000 का मतलब 1000 × आधा डिग्री, 700 का मतलब 700 × आधा डिग्री। तो जब 1 रुपए का पता लग गया, जब 1 रुपए अपने हाथ में आ गया कि भाई 1 रुपए का कितना डिग्री का मान है, तो कितने ही रुपए दे दो मुझे। अब जब 1 रुपए का मान अपने पास आ गया, तो कितने रुपए बोल दो, मैं उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लूंगा। क्या बोल दिया मैंने, डिग्री में कन्वर्ट कर लूंगा, यानी कि अब मैं इसको आराम से कोण के अंदर परिवर्तित कर लूंगा। कोण के अंदर परिवर्तित करते ही वृत्त चित्र का अपना काम
खत्म, अब तो सिर्फ बनाना सीखना है, बनाते कैसे हैं। अब देखो जब 1 रुपए का मेरा मान आ गया, अब मेरे पास 5 चीजें थी, आओ उनको डिग्री में रूपांतरण करें। कन्वर्जन इनटू डिग्री, कन्वर्जन द डेटा इनटू डिग्री, अभी कर देते हैं आपके सामने। समंकों का डिग्री में रूपांतरण, अभी रूपांतरण कर देते हैं। क्या क्या थे समंक थे भैया? ऑर्डिनरी ब्रेड, फ्रूट ब्रेड, केक, लिखने पड़ेंगे एक बार तो भाई। मैं लिखने बाद आपके सामने हट जाऊंगा। साधारण ब्रेड, फ्रूट ब्रेड, क्या थे और उसके बाद? केक, हाँ, केक, बिस्किट, अदर, केक्स एंड पेस्ट्रीज, केक व पेस्ट्रीज, बिस्किट्स, अदर्स, अन्य। देखो भैया, जो ऑर्डिनरी ब्रेड थे वो तो 320 रुपए थे, ये थे रुपए 320। तो बेटा 1 रुपए का मतलब आधा डिग्री है, आप बताओ, 1 रुपए का मतलब आधा डिग्री है, तो क्या 320 रुपए का मतलब ये नहीं होगा 320 इंटू आधा डिग्री? आपने कहा सर ये तो हो गया, 1 रुपए का मतलब अगर आधा डिग्री है तो 320 रुपए का मतलब क्या होगा भाई? रुपया एक इजगल टू आधा डिग्री, दोनों साइड में 320 का गुणा किया, यही तो करते हो ना बचपन से इकाई इसमें, तो बस आ जाएगा 160 डिग्री, खत्म। दूसरा, सेकंड था 80, 160, रुपया जो 80 था वो बन जाएगा, अब इसको थोड़ा कम छोटा कर देते हैं, है ना? तो रुपया जो 80 था वो 80 इंटू आधा डिग्री, 80 को आधा से किया 40 डिग्री, लो भैया ये रुपया था शायद कितना पता नहीं, 160 डिग्री। 80 था, 180 था? 80 था, 180 था? अपन ने जोड़ा कितना है? 180 जोड़ा, 180 जोड़ा अपन ने, 320, 400, 500, 560, 580, 680, 180 था। चलो, रह गया ये, जगह भी काफ़ी, 180, ठीक है, 180 है। तो लो भाई 180 कर दो, 180 का आधा किया तो 90 डिग्री, 180, 180 का अपन ने आधा किया तो 90 डिग्री। चलो अच्छा है, राइट टाइम पकड़ में आ गया। केक और पेस्ट्री थे 160, 3, 4, 5, 6, 6, 700, अरे 80 था, गड़बड़ी हो गई। 320 और 80, 400, 500, 600, 680, हाँ 80 था। कोई बात नहीं, अपना जल्दी ही चीज़ पकड़ में आ जाती है, बढ़िया रहता है, सब बढ़िया है, टकाटक। बस वहाँ अपन ने गलत लिख दिया, गलती इधर की, 80 ही था ये, 400 और ये 60 था, 560, 500, 160 था ना ये, 160, 120, 40, 160, 120, आ गया 720, ठीक है। चलो, अब ये था 160, तो रुपया 160 इज इक्वल टू 160 इंटू आधा,
डिग्री, 80 डिग्री, कितना डिग्री, 80 डिग्री। बिस्कुट 120 रुपए के थे साहब, 120 डिग्री, 120 रुपए थे, तो 120 रुपया इंटू आधा डिग्री, डिग्री में आ जाएगा 60 डिग्री। अदर्स कितने, 40 रुपए के थे, रुपया जो 40 था, तो वो 40 इंटू आधा डिग्री यानी कि 20 डिग्री, कितना डिग्री, 20 डिग्री। लो साहब, पूरे जो समंक हैं वो डिग्री में आ चुके हैं। अब सिर्फ इसको खींचना सीखना है, कैसे अपन सर्किल चार्ट को खींचते हैं, कैसे बनाते हैं। आओ, इसका बेस्ट तरीका ये है, एक अप्रोप्रिएट, जैसी आपकी इच्छा हो, जैसे आपकी इच्छा हो उस त्रिज्या का एक सर्किल खींच दें, जैसी आपकी इच्छा हो, एक अप्रोप्रिएट। ये नहीं साहब कागज बड़ा सारा है, ये कागज आपके मान लो कॉपी का अपना, ये मान लो अपना कहाँ गया, मान लो ये आपकी कॉपी का, आपने कॉपी खोल रखी है ना, ठीक है ना, ऐसे कॉपी खोल दी मैंने फर्स्ट क्लास बढ़िया सी, फिर में आपको लगा नहीं सर क्या बना रहे हैं, अरे कॉपी ऐसे खुली हुई है, और मान लो आपने नन्ना सा ये बना दिया, क्या मतलब है, या आपने इतना बड़ा बना दिया, क्या मतलब है। तो अप्रोप्रिएट साइज का एक अच्छी त्रिज्या लेकर कि भी दिखे चीजें आपकी अच्छे से, एक अच्छी त्रिज्या लेके एक अपना सर्किल बना लो। ये मीनिंग था अप्रोप्रिएट का, ये मीनिंग था अपने एक उपयुक्त उचित अपने सर्किल की रेडियस लेकर। तो मान लो मैंने सर्किल बनाया और ये इसका केंद्र है, कहाँ मानूं, यहाँ मान लेता हूँ केंद्र, ये केंद्र मान लिया। वैसे तो आप शुरुआत कहीं से भी करो, कुछ भी करो, बट वो कहता है ना मैथ्स में हमेशा एक परिपाटी सी चलती है, एक कन्वेंशन चलता है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे किसी को भी बनाओ, कहीं से बनाओ, चाहे खड़े बनाओ, लेटा बनाओ, कैसे बनाओ, एक परिपाटी ये है कि शुरुआत इस हॉरिजॉन्टल रेडियस से कर दो, स्टार्टिंग कहाँ कर दो, हॉरिजॉन्टल रेडियस रेडियस से, और कहाँ चलो, एंटी क्लॉकवाइज। ये एक परिपाटी सी है, एक परिपाटी सी है, कन्वेंशन सा है ना, कि भी सबके अलग बनेंगे, बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका अलग बने, उनका अलग बने, कोई दिक्कत नहीं, बस ये एंगल सेम होना चाहिए, ये अलग नहीं होना चाहिए, ये एंगल सबके सेम होने चाहिए। बाकी कैसे ही बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी अपन एक परिपाटी मैथमेटिक्स में लेके चलते हैं। मेरी परिपाटी क्या है कि हॉरिजॉन्टल, यहाँ से एक अपने पास लाइन का ऑप्शन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे खींच के यहाँ से अपन शुरू करेंगे, और पहला यहाँ बनेगा, फिर कहाँ, एंटी क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल लाइन, एक अप्रोप्रिएट रेडियस बनाओ, एक उचित लंबाई की रेडियस बनाओ, सर्किल बनाओ उसका, और एक हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखा खींच के, एक हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखा खींचकर, एक हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखा खींचकर एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में। व्हाट इज एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में। अब बोलो पहला एंगल क्या बनाऊं, पहला एंगल मैं क्या बनाऊंगा, जो मिलेगा वही बनाऊंगा, है ना, जैसा होगा वही बनाएंगे। पहला एंगल कितना है, 160 डिग्री। तो आपके पास प्रोटेक्टर होता है, उस प्रोटेक्टर से आप 160 डिग्री देखो 180 डिग्री पूरा हो गया, ये 180 पूरा हो गया, यहाँ मान लेते हैं चलो 160 डिग्री, ये 160 डिग्री हो गया खत्म, ये बन गया आपका 160 डिग्री बन गया। अब 160 के बाद, 160 के बाद 40 डिग्री और 80 डिग्री, ये बन गया आपका 40 डिग्री, इसका डबल, इसका डबल, अगर ये 40 है तो इसका डबल, अरे भाई इतना इतना, ये डबल ले लेते हैं इसका, ये लो, और 20 डिग्री, 60 और 20, 60 और 20, 60 और 20। चलो, तो पहला क्या बनाया मैंने, 160, उसके बाद 40, 80, 60, 20, 40, 80,
60, ये लो भैया। अब इनके नाम लिख दो। पहला कौन था? ऑर्डिनरी ब्रेड, फ्रूट ब्रेड। ऑर्डिनरी ब्रेड, फ्रूट ब्रेड। फ्रूट ब्रेड, फ्रूट ब्रेड के बाद केक और पेस्ट्रीज, बिस्किट, अन्न है। केक एंड पेस्ट्रीज, बिस्किट, और ये ऐसे कर लिख दो, अन्न, अदर्स। लो भाई, तो क्या सीखा? पहला काम तो क्या? पहला काम तो ये, टोटल डेटा इज इक्वल टू टोटल डिग्री। बस इसको दिमाग में रखो। टोटल डेटा इज इक्वल टू टोटल डिग्री। कुल समंग जो भी दे रखे हैं इकाई में, वो कुल अपने कोण, कौन सा कुल कोण? एक सर्किल का कोण। अपन जानते हैं सर्किल का कुल कोण कितना बनता है। जहां से शुरू हुए दोबारा वहीं आ गए, 360 पूरा कर लिया, फुल रिवॉल्यूशन, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। एक परिपूर्ण सर्किल में कितना कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। तो आपने क्या किया? आपने कुल समंक इजगल टू कुल एंगल रखकर एक समंक की वैल्यू निकाली। समंक रुपए में था, 1 रुपए की वैल्यू। समंक डॉलर में है, $1 की वैल्यू। समंक किलो में है, 1 किलो की वैल्यू आ जाएगी। समंक मीटर में है, 1 मीटर की वैल्यू आ जाएगी। समंक टन्स में है, 1 टन का मान आ जाएगा। जो जिसमें समंक है, जिसमें डेटा है, उसकी एक इकाई का मान आ जाएगा डिग्री के रूप में। तो एक इकाई का मान डिग्री में हाफ आया। अब जब एक का मान आ गया तो 320 का भी आ जाएगा, 80 का भी आ जाएगा, 160 का भी आ जाएगा। क्यों? एक का मान पता लग गया। तो एक का कितना? आधा डिग्री। तो 320 कितना होगा? अगर एक का मतलब आधा डिग्री है तो 320 का मतलब क्या होगा? 320 इंटू आधा डिग्री। 80 का मतलब क्या होगा? 80 इंटू आधा डिग्री। 160 का मतलब क्या होगा? 160 इंटू आधा डिग्री। 120 का मतलब क्या होगा? 120 इंटू हाफ डिग्री। व्हाट इज 40? 40 इंटू हाफ डिग्री। सारी डिग्री आ गए। डिग्री आने के बाद जो तरीका है, एक परिपाटी, हालांकि शुरू कहीं से भी करो, आप चाहे इसको ऐसे खड़ा करके बना लो, शुरुआत यहाँ से कर लो। साहब ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 160, ये हो गया आपका 160 डिग्री, फिर 40, फिर आपका क्या बोलते हैं 80, फिर आपका 60 और 20, जो इच्छा बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी चलो एक एक ऐसा रखें कि दिमाग में रहे कि हाँ भी इसको फॉलो करना है। तो फॉलो करने का फंडा क्या सिखाया है मैंने? कि हमेशा अपन शुरू कहाँ से करेंगे? अपन शुरू कहाँ से करेंगे? एक क्षैतिज रेखा बनाएंगे। क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल अपन ने बनाया रेडियस, और उससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऊपर और ऊपर और चलते चलते खत्म कर देंगे जब तक ये पूरा नहीं बन जाएगा। तो अपन एक परिपाटी, एक कन्वेंशन को फॉलो करेंगे। एक हॉरिजॉन्टल रेडियस खींचेंगे और वहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की विपरीत दिशा में चलते रहेंगे, एक एक करके सबके बनाते रहेंगे एंगल। और आपका पूरा जो भी एंगल बनाने के लिए प्रोटेक्टर आपका होता है, उसका इस्तेमाल कर लें, है ना। वो बना के अपन पूरा एंगल शो कर सकते हैं। तो ये अपना पाई चार्ट बन के तैयार हो गया। अब देखो क्वेश्चन का जो टाइप होता है, डेटा टाइप तो हो गया। डेटा मैंने बोला था एक्चुअल, डिग्री, परसेंटेज। सेम क्वेश्चन, अगर मान लो सेम क्वेश्चन पूछता है परसेंटेज में, तो ₹720 इक्वल टू 100%। देखो भाई चलो, जब इतना समय दिया है आपने मुझे, तो एक थोड़ा समय और दें। अगर मान लो यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछता परसेंटेज में, डिग्री में नहीं, परसेंटेज में, तो यहाँ पे लॉजिक दो का चलता है। डाटा कितने हैं? 3, एक्चुअल, परसेंटेज और डिग्री। तो क्वेश्चन क्या बनता है? एक्चुअल टू, या तो क्वेश्चन कहाँ पूछेगा? परसेंटेज में, या कहाँ पूछेगा? डिग्री में। लॉजिक दोनों का सेम है। एक्चुअल जो डेटा है, एक्चुअल जो डेटा है, अगर आप चाहते हो आंसर परसेंटेज में, इजगल टू कर दे 100%। जैसे यहां पर ₹720 इजगल टू क्या होता? 100%। तो ₹1 क्या बनता? 720 नीचे आएगा, 100/720 परसेंटेज बन गया। शून्य शून्य गया,
और भी काट सकते हो तो मत काटो तो भी चलेगा, चलो काट लो, 2 से काटो 5, 2 से काटो 36, तो 5/36% है 1 रुपए का मतलब। अब बोलो पहला वाला क्या था, शायद पहला वाला था 300, पहला वाला था 320 रुपए। तो देखो अगर सेम क्वेश्चन परसेंटेज में करना होता, 1 रुपए का मतलब 5/36% है, तो ₹320 बेटा क्या होता, 320 गुणा 5/36%, काटा पीटी करके आ जाती परसेंटेज। तरीका वही, वही बेस से शुरू करो, पहला पहला परसेंटेज, सेकंड परसेंटेज, थर्ड परसेंटेज, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो लॉजिक यहाँ पे एक ही तरह का चलता है, टोटल डेटा इज इक्वल टू टोटल डिग्री, डिग्री मैक्सिमम आए क्वेश्चन आएगा, परसेंटेज आए टोटल डेटा इज इक्वल टोटल परसेंटेज, बस इस तरह करके अपन इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये अपना पाई चार्ट बनके अपना तैयार हो गया। अब एक टाइप क्वेश्चन रिवर्स आता है, जहां बना बनाया आपके पास पाई चार्ट है और उस पाई चार्ट के बेस पे आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ये एक और टाइप क्वेश्चन हो गया इसके अंदर, जहां पाई चार्ट बना के दे रखा है और उस पाई चार्ट को देखते हुए उसको जज कर कर उसको ऑब्जर्व करके क्वेश्चंस के उत्तर दें। अब पहले तो क्या दिया है, शायद जो मैंने शुरुआत में क्वेश्चन लिया था, आज एग्जाम्पल लिया था, वही हो गया कि किसी की पूरी आय है, इनकम है। अच्छा ये आपको पता ही, मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो इनकम होती है आपकी, उसी में से क्या करते हो आप, खर्चा करते हो, एक्सपेंडिचर, खर्च बोल लो या व्यय बोल लो। इनकम क्या होती है, आपकी आय होती है। इनकम में से ही आप खर्चा करते हो, जो बच गया वो आपकी होती है सेविंग्स, है ना। इतना तो नॉलेज सबको है, लेकिन फिर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, अगर ध्यान नहीं देते इन बातों पे, देना शुरू करना चाहिए। तो इनकम जो है आपकी, उसी में से आप खर्च करोगे, जो बच जाएगा वो आपकी सेविंग होगी, बचत होगी। तो इनकम कई पार्ट है, दोनों दोनों ये इनकम की चीजें हैं। हाँ, एक्सपेंडिचर में आपके पार्टीशंस होंगे। एक्सपेंडिचर में क्या होगा कि भैया हो सकता है आप क्लोथ पे खर्च करो, वो दे रखा है इसने, वो लिख रहा हूँ। एक्सपेंडिचर को कहाँ, क्लोथ पे किया, फूड पे किया, रेंट पे दिया, बच्चों की शिक्षा पे किया, एजुकेशन ऑफ चाइल्ड पे किया, एंड सो ऑन सो ऑन, अदर्स पे किया, है ना, बिल्स वगैरह पे किया। तो जो इनकम आई थी उसी में से खर्चा कर रहे हैं, उसी में सेविंग हो रही है। हाँ, खर्चा जो कर रहे हैं वो टुकड़े हैं उसके, क्लोथ पर, इस पर, उस पर, उस पर, है ना। तो सब चीजें अपन क्या कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। अब डेटा दे रखा है आपको, एडजॉइनिंग पाई चार्ट, ये वाला व्हाट इज एडजॉइनिंग, जो दे रखा है संलग्न है। एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज। अच्छा, यहाँ डेटा दे रखा है परसेंटेज में, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डेटा दे रखा है परसेंटेज में ऑन वेरियस आइटम्स एंड सेविंग्स। अच्छा, पूरे खर्चे भी और सेविंग भी मिक्स कर दी। हाँ ये सेविंग है और ये भांति भांति खर्चे, मतलब इनकम में से हो रहे हैं। इनकम में से ही एजुकेशन पे खर्च, इनकम में से ही फूड पे खर्च, इनकम में से ही कपड़ों पे खर्च, इनकम में से ही अन्न पे खर्च, इनकम में से ही ट्रांसपोर्ट पे खर्च, इनकम में से ही मकान किराया, जो बचा है वो सेविंग होगी। पूरी इनकम को उसने तोड़ दिया है, पूरी इनकम को उसने ब्रेक कर दिया है। तो संलग्न पाई चार्ट एक महीने में एक परिवार के विभिन्न मदों में व्यय और बचत पूरी मिला के, क्योंकि व्यय बचत अभी क्या सिखाया था मैंने, व्यय और बचत ही आपके क्या है, व्यय और बचत ही मिलके क्या बना रहे हैं, आपकी आय बना रहे हैं। तो संलग्न पाई चार्ट एक महीने में एक परिवार के विभिन्न मदों में व्यय और उसकी बचत परसेंटेज में को दर्शाता है। तो ये दिख गए अपन को, एजुकेशन, फूड, है ना, क्लोथिंग, बचत, फलाना ढिमकाना। आप देखें मैंने इसमें वो नहीं लिया, तो ऐसा बना जाए, घबराए नहीं, हिम्मत से काम लें। मैं कैसे बनाता हूँ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बनाना अपन को है तो जो परिपाटी उसको फॉलो कर लो, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन लो, कहाँ चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, बट कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो परसेंटेज में भोजन 25 पे है, एजुकेशन 15%, हाउस रेंट 10%, जितनी आय है उसमें से, ट्रांसपोर्टेशन 5%, अन्य पे 20%, बचत 15%, क्लोथिंग 10%। तो अगर अपन देखें, हालांकि क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, पता लग गया सबसे ज़्यादा खाने पे खर्च हो रहा है, शौकीन है खाने पीने का परिवार, है ना, सबसे ज़्यादा खाने पे खर्च हो रहा है, कोई बात नहीं, होना भी चाहिए। आओ क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर मैक्सिमम लो, बोलते ही अपन को पता लग गया। पहला क्वेश्चन पूछा ही है, किस मद में सबसे अधिक व्यय है। मुझे पता है कुल व्यय 100% है, उस 100% में सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, बताओ आपको परसेंटेज। 100% में से सबसे बड़ा जो खर्च दिख रहा है आपको, वो दिख रहा है 25%। कहां पर है, भोजन पर।
कहाँ पर है? भोजन पे, क्योंकि आप दिख रहा है सब उससे कम है। ये 10% ही है, ये 15% है, ये 20% है, ये 5% है, ये 10% है, 15% है। सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ हो रहा है? भोजन पे। कोई क्वेश्चन पूछा ही क्या है? ऑन विच आइटम, किस मद पर द एक्सपेंडिचर इज मैक्सिमम, किस मद में सबसे अधिक व्यय भोजन पे है? तो पहले का जो आंसर आवेगा, पहले का जो आंसर आवेगा वो भोजन है। सॉल्यूशन लेते हैं। तो सेकंड जो क्वेश्चन तरह के इस तरह के आते हैं कि आपको डाटा, पहला क्वेश्चन क्या था? डेटा दे रखा था, पाई चार्ट बनाओ। सेकंड क्वेश्चन क्या है? पाई चार्ट दे रखा है, उस पाई चार्ट को देखते हुए, उस पाई चार्ट को ऑब्जर्व करके कुछ क्वेश्चंस का आंसर दो। तो पता लग गया मैक्सिमम जो वो है, क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर किस पे है? भोजन पे है, यानी कि फूड पर है। पहले का आंसर क्या है? फूड, भोजन। क्यों? क्योंकि उस पर कितना है? 25% है। 25%, कितना है उस पर? 25% है। आओ सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन में सिर्फ ये क्वेश्चन था कि भैया बताओ कौन से आइटम पे सबसे ज्यादा खर्च हो रहा है। तो देखा सबसे बड़ा कौन सा है? 25%। उसका है फूड का है, काम खत्म। एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली। कोई ऐसा है क्या खर्चा जिसकी सेविंग जो कर रहे हैं उसके बराबर है? किस मद पर हुआ व्यय परिवार की कुल बचत के बराबर है? हालांकि मैं दिखाऊंगा सही अभी आपको, दोबारा से दिखाऊंगा डायग्राम, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो क्या आपको ऐसा कुछ याद आ रहा है कि कोई खर्चा ऐसा है आपको दिख रहा है ऐसा यहाँ पर, जिसमें अपन ने सेम किया हो, जिसमें अपन ने सेम खर्चा किया हो? सेविंग, सेविंग कितनी थी? 15%। सेविंग कितनी थी? 15%। तो क्या आपको याद आ रहा है, मैं तो दोबारा दिखाऊंगा ही, क्या आपको याद आ रहा है कि जो मैंने डायग्राम दिखाया था उसमें कोई और भी 15% है? अगर नहीं है तो कह देंगे नो, नो सच आइटम इज देयर। अगर ऐसा नहीं है तो लिख देंगे ऐसा कोई आइटम नहीं है, अगर मिल गया तो उसका नाम लिख देंगे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस मद पर हुआ व्यय, कौन से आइटम पे जो आपने खर्च किया है वो परिवार की बचत यानी सेविंग के बराबर है। सेविंग में देख चुका था भाई, सेविंग देख चुका था कितनी है? 15%। सेविंग क्या है? 15%। तो क्या इस डायग्राम में कोई और है जो 15% है? आपने कहा सर एजुकेशन 15% है। क्या है? एजुकेशन 15% है। इतना मासूम सा क्वेश्चन था। तो एजुकेशन सेकंड है, एजुकेशन, बच्चों पर, शिक्षा पे खर्च, शिक्षा पर कितना है? 15%। और सेविंग भी कितनी है? 15%। बचत भी कितनी है? 15%। तो ये दोनों बराबर है। और पूछा भी क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऐसा इसमें मद है, कौन सा इसमें आइटम है जिसका जो खर्च है वो सेविंग के बराबर है? सेविंग थी 15% और एजुकेशन पर जो खर्चा आ रहा है वो क्या था? तो देयरफॉर, देयरफॉर एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन is same as saving of family, as saving of family. Therefore शिक्षा पर व्यय परिवार की बचत के बराबर है। नंबर में है ना, बराबर है। तीसरा क्वेश्चन, अगर मंथली सेविंग फैमिली की 3,000 रुपए है, देखो ध्यान समझना, परसेंटेज के अंदर जो चीज 15% है वो रुपए में दे दी उसने। उसने कहा है कि परिवार की मासिक बचत 3,000 है, तो बताओ कुल व्यय कितना है? ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से आप ये समझना शुरू कर दोगे कि किस तरह से इंफॉर्मेशन देकर आपसे चीजें पूछी जाएंगी। मंथली सेविंग जो फैमिली की उसको रुपए में दे दिया। भाई मंथली सेविंग परसेंटेज में कितनी है? 15%। तो जो चीज परसेंटेज में 15 है वो रुपए में कितनी है? 3,000। ये संबंध दे दिया। इससे तो अब मैं पूरा खेल खेल जाऊंगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। आओ इसको दोबारा पढ़ें, आओ इसको दोबारा पढ़ें। इफ द मंथली सेविंग ऑफ फैमिली रुपया 3,000, मंथली सेविंग फैमिली की 3,000 रुपए मानते हुए बताओ टोटल इनकम कितनी थी? मैंने कहा था टोटल इनकम कई टुकड़े किए इसने। टोटल इनकम क्योंकि दे रखी है परसेंटेज में तो 100% होगी। टोटल अगर दे रखा है परसेंटेज में तो कुल कितना होगा? 100%। इसका मतलब जो चीज 100% है परसेंटेज में वो रुपयों में कितनी, ये पूछ लिया।
वो रुपयों में कितनी पूछ लिया, कैसे निकालें, अरे दिया है ना, परिवार की मासिक बचत रुपए 3,000 है, मंथली सेविंग ऑफ फैमिली 3,000, तो मंथली सेविंग तो मैंने बोल रखी 15%, मंथली सेविंग तो मैंने बोल रखी 15%। तो जो चीज परसेंटेज में 15 है, रुपए में 3,000 है, जो चीज 15 है परसेंटेज में, रुपए में 3,000 है। हियर, यहां, यहां भाई क्या, 15% जो है वो रुपए में 3,000 के बराबर है। तो मैं 1% निकाल सकता हूं, हाँ सर 1% निकाल सकते हो, 15 को धक्का मार्क नीचे भेज दो, वो रुपया 3,000/15, मत काटो भी बाद में काम आ जाएगा। सही है, कहाँ दे रखा है ये, क्वेश्चन में दे रखा है कि भैया अगर मासिक व्यय, मासिक जो सेविंग है, मासिक जो बचत है वो रुपया 3,000 है, तो हमको तो मासिक बचत परसेंटेज में 15 दे रखी थी। तो जो चीज परसेंटेज में 15 है, जो चीज प्रतिशत में 15 है, वो रुपए में कितनी, 3,000 है। इससे संबंध आ गया परसेंटेज और रुपए का, तो हमने तो 1% का आंसर निकाल लिया। अब 1% का मतलब यह है तो टोटल इनकम, कुल आय, टोटल इनकम तो क्या होनी चाहिए भाई, कुल आय क्या होनी चाहिए सर, 100% होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए 100% बेटा, मैंने कहा बेटा डाटा परसेंटेज में है तो कुल कितना होगा 100%, डेटा अगर परसेंटेज में है तो कुल खर्चा कर कहां से रहे हो, अरे इनकम के ही तो टुकड़े होंगे, खर्चे और बचत, सारा खेल तो आय का ही है ना, सारा खेल तो आय का है, उसी आय में से, उसी इनकम में से एक्सपेंडिचर, उसी इनकम में से सेविंग। तो बस मुझे पता लग गया, अब कोई दिक्कत नहीं थी, अब तो अपने पास सारा क्वेश्चन ऑन है। तो देखो भैया, टोटल इनकम कुल आय तो 100% होगी, ये तो निश्चित सी बात है। तो अगर 1% मुझे पता है, मान लो मैं कहूं कि 1% का मतलब 10 रुपए है, तो 2% कितना होगा सर, 2 × 10 20%। तो अगर मैं कहूं 1% का मतलब 10 रुपए है, तो 5% कितना होगा सर, 5 × 10। बिल्कुल सही बात कही आपने। तो जब मुझे 1% का मतलब पता लग गया, तो अब तो मैं जो 100% था उसको आप 100 × रुपया 3,000/15 से गुणा कर लो, रुपया तो बाहर निकाल देता हूँ, है ना, रुपया तो बाहर निकाल देता हूँ। और जो काटा पीटी कर सकते हो, जैसे 5 से कट रहा है ना, काटने के लिए अलग कलर ले लेते हैं, काटने के लिए अलग कलर लेते हैं। तो एक का मतलब इतना, 100 का 100 से इंटू कर दो, एक का मतलब इतना, 100 का 100 से इंटू कर दो, 5 से काटो, 5×3 = 15, 5 से काटा 20, 3 से कट गया 1,000, अरे भाई वाह, 1,000 × 20 यानी कि रुपया 20,000। ये लो भाई, आपका उत्तर आ गया, आपकी कुल इनकम, आपकी तो खैर क्या, जो भी क्वेश्चन चल रहा है उसकी कुल इनकम, आपकी इनकम तो बहुत जैसे और ज़्यादा हो, है ना, तो कुल जो इनकम जिसकी बात चल रही है अपने क्वेश्चन में फैमिली की, उसकी कुल इनकम कितनी, 20,000 मंथली। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। इफ मंथली इनकम ऑफ फैमिली सेम एज अबव क्वेश्चन, मतलब क्या इस बात का, मैंने पूरा नहीं पढ़ा है अभी, टुकड़े में पढ़ा है। इफ द मंथली इनकम ऑफ फैमिली सेम एज अबव क्वेश्चन, ऊपरे क्वेश्चन में जो आपने कुल आय निकाली वो मान ली जाए, क्या मीनिंग है इसका, इफ द मंथली इनकम फैमिली सेम एज अबव क्वेश्चन, उपरोक्त प्रश्न के अनुसार मासिक आय हो, मतलब अभी अपन ने क्या निकाली 20,000, अभी अपन ने क्या निकाली 20,000, तो इस क्वेश्चन नंबर 4 के लिए टोटल इनकम में 20,000 मान के चलूंगा, इस क्वेश्चन में टोटल इनकम में 20,000 मान के चलूंगा। तो बताओ फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथिंग, तो बताओ कपड़ों पर व्यय कितना है। अरे भैया कुल इनकम तो मैं निकाल चुका हूं फिलहाल, तीसरे क्वेश्चन 20,000 और वही मान के चलनी है। अगर कुल इनकम 20,000 है तो पूछ रहा है कपड़ों पे कितना कर रहे हो, भाई कपड़ों पे ढूंढो 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 10%, कपड़ों पे कर रहा है 10%, किसका 10%, कुल आय का ना, अरे किसका 10%, कहां से कर रहे हो ये सब, ये सब कहां से कर रहे हो, कुल आय में से। और कुल आय क्या बोली है, इसने कहा बेटा पिछले क्वेश्चन में जो कुल आय निकाली है वही मान लो ना, तो पिछले क्वेश्चन में कुल आय निकाली 20,000, 20,000 का 10%, भाई वाह 2,000, 20,000 का 10% 2,000। तो चौथा क्वेश्चन के अंदर, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर इसके क्या हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन में इसके ये हुआ है कि भैया कुल आय अपन मान के चलेंगे, पिछले क्वेश्चन की कुल आय,
टोटल जो इनकम है, हमको कहा है इसने कि वही मान लो पहले निकाली थी, रुपया 20,000 मान लेंगे, मान ली साहब। अब कपड़ों पर व्यय, एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथिंग, एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथिंग कितनी है, 10%। तो 10% का मतलब 10/100 किसका, रुपया 20,000 का। रुपया लिखना भूल गया मैं, कोई बात नहीं, यहाँ जगह बना देते हैं। तो रुपये में आ जाएगा 10% ऑफ 20,000, 10% ऑफ इनकम। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, काटने के लिए अपन कलर हमेशा रख लेते हैं। 2 शून्य से 2 शून्य काट दो, 200 और 10, रुपया 2,000। तो क्या पकड़ में आया, मेन अपन देखें तो क्वेश्चन दो तरह के होंगे। डेटा दे रखा है, चार्ट बनाओ, डेटा दे रखा है, पाई चार्ट बनाओ। रिवर्स पाई चार्ट दे रखा है और उसको देखकर, उसको ऑब्जर्व करके क्वेश्चंस के आंसर दो। तो दोनों के मैंने यहाँ पे अभी आपके सामने एक एक क्वेश्चन लिया ताकि ये पता लग जाए कि जब हम इसका एक्सरसाइज करेंगे तो किस तरह से इसको अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। तो दोनों तरह के पैटर्न, और इसका लॉजिक सिर्फ एक ही है, पूरे पाई चार्ट का लॉजिक एक ही है। टोटल डेटा इजगल टू, अगर डाटा परसेंटेज में है, टोटल डेटा इजगल टू 100%, क्योंकि परसेंटेज का टोटल कितना होता है, 100 होता है। तो टोटल डेटा इजगल टू टोटल परसेंटेज यानी 100। डेटा कहां लेके आना है, डिग्री में। टोटल डेटा इजगल टू टोटल डिग्री ऑफ ए सर्किल। सर्किल की पाई चार्ट है, सर्किल का टोटल जो अपना एंगल घूमता है वो घूमता है 360 डिग्री। कितना होता है वो, 360 डिग्री। तो टोटल डेटा इजगल टू टोटल डिग्री ऑफ सर्किल यानी 360 डिग्री। तो टोटल डेटा कुल समंग इजगल टू 360 डिग्री। उससे अपन जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आराम से सारे क्वेश्चन का कर सकते हैं।